अभी आज की क्लास में हम कवर करेंगे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वन वन ऑन टू फंक्शन बेसिकली इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन उसका आइडिया लेंगे। उसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज फंक्शनल रूल। तो जो फंक्शनल रूल है उसके क्वेश्चन काफी बनाए जाते हैं, जेईई एडवांस में काफी कॉमन टॉपिक है, आपको फंक्शनल रूल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन वन ऑन टू को डिस्कस कर लेते हैं, क्या बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसमें जब भी वन वन ऑन टू का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली एडवांस में एज वन ऑफ द ऑप्शन क्वेश्चन आता है, एज ए सेपरेट क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। या तो मैच द फॉलोइंग में आता है जिसमें वन ऑफ द ऑप्शंस में वन वन ऑन टू लिखा होगा जिससे आपको फंक्शन को मैच कराना होता है। तो अब वन वन ऑन टू के जो क्वेश्चंस होते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं, और जेईई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं वन वन ऑन टू के वो जनरली सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊंगा वो अप्लाई करोगे तो वो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैंने जेईई एडवांस में हमेशा बोला है कि जेईई एडवांस में कभी भी क्वेश्चन आता है किसी भी फंक्शन का तो हमेशा उसकी डोमेन को डोमेन आपको हमेशा देखनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एडवांस के पेपर में आएगी, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होता है ना उसका एक रीजन है, इसलिए लिखा हुआ है, नहीं तो वो लिखेगा ही नहीं। या तो वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है क्वेश्चन को सही फ्रेम करने के लिए, या वो इन्फॉर्मेशन का यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जिस भी क्वेश्चन में जितनी कम इन्फॉर्मेशन होती है उसमें स्पेसिफिकली हमेशा डोमेन को डोमेन को जरूर देखना, क्योंकि बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में जब तुम्हें लिमिट्स भी कराऊंगा और उसके बाद में हम रोल्स थ्योरम भी देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, रोल्स थ्योरम एलिमिनेटी थ्योरम। तो उनके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन कम होती है क्वेश्चन के अंदर, और उसमें क्या है डोमेन को डोमेन का काफी इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा डोमेन को डोमेन का काफी इंपॉर्टेंस इसमें होता है दैट इज अगर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव की बात करता है तो ये तो तुम्हें पता है कि वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो, वन वन डिपेंड करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन पे, तो हमेशा डोमेन पे ध्यान देंगे। ऑन टू डिपेंड करता है को डोमेन ऑफ द फंक्शन पे। डेफिनेशन सबको पता होगी, ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए को डोमेन इक्वल टू रेंज होती है, और वन वन जो होता है वो अपनी डोमेन में वन वन होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं जो काफी कॉमन है, फिर उसको कंबाइन करके भी कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फिर पीस वाइज फंक्शंस को कैसे देखते हैं वो सब थोड़ा आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वन वन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक मेथड तो हम पहले पढ़ते थे जब हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में हम ये पढ़ते हैं fx1 = fx2 दिस इज x1 = x2 ओनली इन द डोमेन। तो उसी फंक्शन को हम वन वन बोलते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि जो भी फंक्शन का ग्राफ है उसमें x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज ग्राफ इस तरह से हो जाता है कि वापस यहाँ पे x1 और x2 पे y की वैल्यू सेम आ जाती है, और x1 x2 जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x है तो वन वन नहीं होता। तो हम इसको हम ये भी पढ़ते हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस अगर एक लाइन खींचते हैं फंक्शन को अगर दो पॉइंट पे कट करती है तो वन वन नहीं होता। ये बेसिक डेफिनेशन तुमने पढ़ी हो। अब होता क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एडवांस में या फिर कहीं और क्वेश्चन आता है, जनरली कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा उसमें हम ये चेक नहीं कर पाएंगे, तो उसके केस में हम कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब हम कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे सपोज कोई लॉ का क्वेश्चन आ गया, कोई भी फंक्शन दिया उसको वन वन चेक करना है, तो वन वन चेक करने के लिए जनरली तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो फंक्शन किस टाइप का है। तो फंक्शंस में आपको बाद में बताऊंगा कि ये वाले फंक्शन होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड। तो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं मोस्टली मैं आपको बताऊंगा कि मोस्टली मैनी वन होते हैं। अब जो भी आपको फंक्शन दिया होता है तो पहले हमेशा मैं सोचता हूँ क्या मेरे को उसका ग्राफ पता है। तो अगर मेरे को उसका ग्राफ पता है, ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं ग्राफ से मेरा आइडिया लग जाता है। अगर बेसिक भी आइडिया है ग्राफ का तो भी तुम आइडिया लगा पाओगे कि वो वन वन होगा या मैनी वन होगा। मोस्टली मॉड्यूलस मैनी वन होता है क्योंकि उसका ग्राफ रोटेट करता है, ये तुम्हें सबको पता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राफ की टर्म्स में सोचता हूँ। ग्राफ किसके होते हैं, इनके बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ्स या फिर जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हमने पढ़े हैं, जैसे e की पावर x का ग्राफ अपने को पता है, साइन का पता है, x स्क्वायर प्लस 1 का पता है, तो क्वाड्रेटिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये लॉग हो गया। इनके अगर स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं तो हमेशा ग्राफ की टर्म्स में सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी आया था जिसमें दो फंक्शन को कंबाइन करके, दो पीस वाइज फंक्शन थे कंबाइन करके, मैं आगे बताऊंगा वहां पे आपको क्लियर होगा। तो हमेशा पहले मैं ग्राफ की टर्म्स में सोचता हूँ। अगर मान लो कोई भी रैंडम फंक्शन आ जाता है, रैंडम का मतलब जैसे कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे लिखा हुआ है x/1 + x², ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। तो अब ये क्या है, इसका अपन ग्राफ बनाने का सोचते नहीं। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है या फिर e की पावर x मल्टीप्लिकेशन में 1 + x ऐसा कुछ लिखा हुआ है सपोज, तो इसमें क्या हम ग्राफ बनाने का नहीं सोचते। तो इसमें अगर अपने को वन वन वगैरह चेक करना होता है तो हमेशा अपन मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हम एओडी में पढ़ते हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग और हमेशा डिक्रीजिंग होता है डोमेन में, तो ध्यान रखेंगे डोमेन इज इंपॉर्टेंट। अगर वो डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग और हमेशा डिक्रीजिंग होता है तब हम उस फंक्शन को वन वन बोलते हैं। तो डोमेन जो भी डिफाइंड होती है फंक्शन की, उसी के बीच में फंक्शन के ग्राफ से हमें मतलब होता है। तो ये सपोज हमारी डोमेन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस केस में अगर फंक्शन के ग्राफ की अगर बात करेंगे, अगर वो लिखा हुआ है कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीजिंग का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में फंक्शन की वैल्यू घटेगी। तो या तो ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा। ऐसे केस में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हमेशा वन वन फंक्शन। ध्यान रखेंगे एंड पॉइंट का कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे
इसका मतलब क्या है? अगर सपोज हम ये बोल देते हैं, अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव फंक्शन कांस्टेंट होगा तो मैनी वन हो जाएगा, वन वन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे उसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो कट करेगा। अब यहाँ पे हम सबसे बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं, अगर उसमें अपने को ये लगाने की जरूरत नहीं होती, वो हम चीजें ध्यान रख लेते हैं। जैसे सपोज अगर कोई फंक्शन है ax प्लस बी, तो एक लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर का मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो जो स्ट्रेट लाइन फंक्शन होते हैं वो हमेशा वन वन होंगे, क्योंकि उसको ग्राफ हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपने को देख के पता लग जाता है। तो ये हमेशा वन वन होता है, कोई भी इसकी डोमेन हो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में। नेक्स्ट हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो जैसे मैंने एक ये लिया है और एक ये लिया है। अब मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल कौन से हो गए हैं? दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक एंड सो ऑन, इस टाइप के जो फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक का अगर आपने को ग्राफ पता होगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरह से होता है? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, इस तरह से होता है ग्राफ। इन जनरल ग्राफ ऐसे होता है। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देखो, जो भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, सपोज यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग होगा, मुझे नहीं पता x एक्सिस के नीचे जाएगा नहीं जाएगा, इन जनरल ये ग्राफ होगा। तो वैसे अगर हम इसको देखेंगे तो ये मैनी वन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये दो पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा, तो ये मैनी वन होना चाहिए। लेकिन अगर हम डोमेन फिक्स कर देते हैं तो डोमेन का अपना यही रूल आ जाता है। डोमेन अगर मैंने फिक्स कर दी यहाँ पे कि डोमेन की वैल्यू -2 से इंफिनिटी के ही बीच में होनी चाहिए, उसके केस में क्या होगा? उसके केस में ये होगा कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है वर्टेक्स के एक साइड में ये इंक्रीजिंग है हमेशा और इसके एक साइड में हमेशा ये डिक्रीजिंग है। तो जहां वर्टेक्स लाई करता है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे -2 से इंफिनिटी अगर है, यहाँ पे बात करेंगे, अगर ये इंटरवल वर्टेक्स के एक साइड में है तो फंक्शन हमेशा वन वन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया उससे भी समझ सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हाँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम डोमेन फिक्स कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो वन वन हो जाता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लूंगा तो कितना आएगा? 2x - 4। तो अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब ये जो वैल्यू है 2, ये कहाँ लाई कर रही है? ये इसके बीच में लाई कर रही है, -2 से इंफिनिटी के बीच में। तो अगर आप सपोज इसका ग्राफ बनाओगे तो ये सपोज हमारा 2 है, तो यहाँ कहीं हमारा -2 होगा, तो अपने को दिख रहा है ये मैनी वन ही होगा, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे जाके ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे f' = 0 कब आएगा? x = 5/2 पे आएगा, और 5/2 जो है इसके वन साइड में लाई कर रहा है, -इंफिनिटी से 1 के राइट साइड में क्या है? 5/2। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि अगर इसका इस वाले का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, ये अपना 5/2 है पॉइंट, तो इसका ग्राफ सिर्फ यहाँ तक है, ये वाला ग्राफ -इंफिनिटी से लेकर के 1 तक, आगे वाला ग्राफ अपना नहीं है, तो ये 1 1 ही होगा। तो इन जनरल अगर मैं स्टेप्स की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि हमेशा अपन क्या निकालते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसका अपन f' निकालेंगे, और अगर आपने f' की वैल्यू निकाली और उसको किया इक्वल टू 0, उससे आ गई x की वैल्यू, और वो जो x की वैल्यू आएगी अगर वो डोमेन में लाया करती है f' = 0, अगर वो डोमेन में लाई करती है दैट इज दिस डोमेन, तो मोस्टली फंक्शन मैनी वन होगा। बस अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप f' = 0 कर रहे हैं तो इसमें आप उन्हीं फैक्टर्स को 0 करेंगे जो पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव नहीं है। जैसे सपोज अपना which are not always positive और नेगेटिव। जैसे सपोज अगर मैं बात करता हूं f' की वैल्यू आ गई x² × x - 1, दिस इज आवर f'। तो इसमें आप बोलोगे सर अगर x² को मैंने 0 किया तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया 0, x - 1 को 0 किया तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आया 1। लेकिन ध्यान रखेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है जब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो जो यहाँ पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है उसको 0 करके जो पॉइंट आता है उस क्रिटिकल पॉइंट का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डेरिवेटिव के हिसाब से, क्योंकि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डेरिवेटिव 0 है, उसमें डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है हमें सिर्फ उसी से मतलब होता है। तो इसीलिए जो इवन पावर वाले होते हैं या जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको तुम हटा सकते हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे x = 1 ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर सपोज मैंने ये f' आ गया और यहाँ पे अगर सपोज मैं इसके केस में fx का जो डोमेन है वो लिख देता हूँ, सपोज दैट इज ये 1 से आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डोमेन -इंफिनिटी टू हाफ, सपोज ये मैंने लिख दिया। तो अगर मैंने सपोज ये लिख दिया इसकी डोमेन, तो अब क्या होगा? अब आप बोलोगे सर x = 1 तो इसकी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसमें डोमेन में नहीं है तो इसको तो हटा दो। तो बोलोगे x = 0 यहाँ पे है, तो तुम ये बोलोगे सर x = 0 यहाँ पे है तो ये मैनी वन होगा, क्योंकि मैंने बोला तो ये अगर ये डोमेन में है तो मैनी, लेकिन नहीं, हम वो वाला क्रिटिकल पॉइंट लेंगे जिसके लिए f' का साइन चेंज होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे तभी वो मैनी वन होगा, नहीं तो 1 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा तभी फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा या इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा,
वहां पे उस पॉइंट के ऊपर जहां पे डेरिवेटिव 0 है। और अगर वो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा या इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो वहां पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो टर्न ले लेगा, और अगर एक बार टर्न ले लेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे डेफिनेटली उसको कट करेगा ही करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने वाली। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया क्यूबिक फंक्शन। तो ये इस तरह से जेईई एडवांस में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया है इस तरह का क्वेश्चन कि इसको अपने को चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो यहाँ पे इसमें 1 1 भी आता है, ऑन टू भी आता है। अब तुमने बोला, मैंने बोला कि सर ऑन टू तो आप बता ही नहीं रहे, ऑन टू भी मैं बता दूंगा। बट सबसे पहले जैसे इसको चेक करना है तो इसके लिए डोमेन ये है, तो इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अब इसके डेरिवेटिव निकालने के बाद में अपने एक्स की वैल्यूज क्या आ गई है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है 2 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है 3। तो अपने को पता है 2 और 3 जो है इसके अबाउट डेरिवेटिव का साइन डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि पावर इवन तो है नहीं। अब इसमें से दोनों में से एक पॉइंट देखो, 2 यहाँ पे लाई कर रहा है 0 से 3 के बीच में, तो ये डेफिनेटली मिनिमल, क्योंकि उस पर डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा, डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा तो ग्राफ टर्न करेगा, ग्राफ टर्न करेगा तो बस मिनिमल हो गया, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई तो लाइन आएगी जिसको कट करेगी 2 पॉइंट के ऊपर। तो ऐसे आप सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ये आइडिया लगा सकते हो। अब कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो वैसे वाले केसेस का भी ध्यान रखना है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते लेकिन वो फैक्टर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो वो भी क्या होंगे, 1 1 ही होंगे। जैसे यहाँ पे तो हमने f' के इक्वल टू 0 करके वैल्यूज ऑफ x निकाल ली। कई बार क्या होता है f' पॉजिटिव ही आएगा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया fx इक्वल टू x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 3। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि सर ये मैनी 1 है या 1 1, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा 7x की पावर 6 और 30x की पावर 4। अब ये जो डेरिवेटिव है हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर है, इक्वल टू 0 करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इससे अपने को पता लग गया फंक्शन fx क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग, भले कोई भी डोमेन। तो अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो ये चीज अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे इस बार मैंने जेईई में क्वेश्चन देखा था कि इस तरह से ग्राफ था, उसके बारे में पूछा था, ग्राफ नहीं था, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, x7 प्लस 6x5 प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस। इस तरह से आता है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसे केस क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही चेक करते हैं ग्राफिकली एनालाइज करके, जो हम एओडी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमेशा इंक्रीजिंग है और अगर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लें तो इंक्रीजिंग का जो भी ग्राफ होगा वो बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये एक पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, या तो ग्राफ इसका ऐसे होगा या इसका ग्राफ ऐसे होगा, कुछ इस टाइप से होगा, बट होगा इंक्रीजिंग। ये हो गया कनकेव अपवर्ड, ये हो गया कनकेव डाउनवर्ड, बट इट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर सकता है। तो अब आप यहाँ नोटिस करो, माइनस इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस इंफिनिटी। तो ये नीचे से आएगा ऊपर जाएगा तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया फंक्शन को लेके, जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, उसमें भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे वाले फंक्शन के लिए इजी है समझना, ऐसे वाले फंक्शन के लिए देख के घबराना नहीं, आपको डेरिवेटिव निकालना और चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। ये है बेसिक सी चीज आप चेक करते हैं। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का क्वेश्चन आता है ना प्रीवियस ईयर में, जैसे तुमने देखा होगा जेईई में, e की पावर x आता है जिसमें अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले e की पावर x को t मान लेते हैं और फिर वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है t। और अगर आप e की पावर x को t मान लोगे तो t की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, e की पावर x को t मानोगे तो 0 से इंफिनिटी लाई करेगा t, और उसके केस में आप उस पॉलिनोमियल फंक्शंस को एनालाइज करते हैं। वो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है उसको एनालाइज करने के तरीके होते हैं, कुछ तरीके तो हम एओडी में पढ़ते हैं, कुछ तरीके हम पढ़ते हैं इसमें दैट इज सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो एओडी में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, जैसे सपोज इस फंक्शन के बारे में तो हमें इसका डेरिवेटिव लेते ही पता लग गया कि अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव लेते अपने को पता लग गया ये पॉजिटिव। कई बार क्या होता है डेरिवेटिव लेके नहीं पता चलता, तो हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चंस जो मोस्टली एडवांस में ज्यादा आते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते जाएंगे एनालाइज करने के लिए, फंक्शन को समझने के लिए। हम अभी तक जो पढ़ते हैं एओडी में, हम फर्स्ट डेरिवेटिव एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से पता नहीं चलता, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव से फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। अब जब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, तो ध्यान रखेंगे अभी तक तुमने यही पढ़ा हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव से सिर्फ अपने को ये पता लगता है कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है, यही पता लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा उसकी उस चीज को अपन और कैसे एनालाइज करते हैं। सिर्फ कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड चीजें नहीं है सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव से हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में भी कुछ कुछ बता सकते हैं, जिससे फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन के बारे में भी पता चलता है, बट वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा एओडी में। अभी हम 1 1 पे फोकस करते हैं और ऑन 2 पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन 3 पॉलिनोमियल के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये तुम्हें सिंपल टिप्स पे होने चाहिए, डेरिवेटिव निकालो, चेक करो। अगर आपको चेक करना है ऑन 2, तो ऑन 2 के लिए अपन क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। अब रेंज कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है, नहीं दी हुई होती तो हम जनरली रियल नंबर लेके चलते हैं कोडोमेन, और फिर चेक करते हैं रेंज के बारे में। तो अब रेंज निकालने के किसका सॉल्यूशन, इसका वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो सकता है एक पॉइंट पे, इसका वन सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो देखो
रेंज जो है एक बहुत ही ज्यादा वैसा टॉपिक है कि हर बच्चे को डर लगता है सर रेंज का क्या करें। तो देखो रेंज, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो हम क्यों पढ़ते हैं फंक्शंस को डिफाइन करना। सबसे मुश्किल फंक्शन आपको हमेशा लगते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड और फ्रैक्शन पार्ट। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने देख लिया है कैसे आप डिफाइन करते हैं। एक बार आपने इसको डिफाइन कर लिया फिर उसका ग्राफ बना लो, ग्राफ से पता लग जाएगी आपको रेंज, अगर बेसिक से फंक्शन का ग्राफ है तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो रेंज में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड, फ्रैक्शन पार्ट, तो उसमें फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है, या फंक्शन का आपको स्टैंडर्ड ग्राफ पता होगा तो उससे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रेंज की। इसके अलावा रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई। तो रेंज निकालने के और कौन से तरीके होते हैं, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, यही होता है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, उसी को अपन रेंज बोलते हैं। तो वाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अपन कैसे निकालते हैं, एक मिनट मैं फिर से बताता हूं आपको। तो मैं क्या कह रहा था कि रेंज को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो रेंज को निकालने का तरीका क्या है कि आप ग्राफ, अगर देखो किसी भी फंक्शन का ग्राफ होता है तो उसमें अपने को पता है वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रेंज वहां से आप बता सकते हैं। तो ग्राफ्स हम इसीलिए पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड ग्राफ्स अपने को पता होने चाहिए, दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर उसको देखा है तो रेंज तुम उसको देख के डायरेक्टली बता सको डोमेन के हिसाब से। तो ये जो मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर उस वाले क्वेश्चन की आपको रेंज निकालनी होती है तो हम उसको ग्राफिकली तब सोचते हैं अगर हम उसका ग्राफ बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड फंक्शन है तब। इन जनरल क्या होता है, जब भी रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी होती है तो हम हमेशा पहले डोमेन निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में डोमेन नहीं दी, पहला स्टेप हमेशा डोमेन का ही निकालने का होता है, क्योंकि हमेशा एक्स की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्स की वैल्यूज होगी उसी से आप क्या करेंगे, रेंज मतलब वाई की वैल्यूज को करेंगे फाइंड। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हमेशा निकालते हैं दैट इज यहां पे डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन अगर अपने को पता है तो रेंज निकालते हैं, डोमेन नहीं पता है तो पहले डोमेन निकालते हैं। इन जनरली यही तरीका होता है। फिर अगर अपने को रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ आई। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अपन कहां पढ़ते हैं, एओडी में पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो भी कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा वाले, वो सारे तुम अप्लाई कर सकते हो रेंज निकालने के लिए, तो उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर दूसरा हम पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कहां पे पढ़ते हैं, एएमजीएम इनइक्वालिटी, उसमें भी मैक्सिमम मिनिमा ही होता है, वहां पढ़ते हैं अपन एएमजीएम इनइक्वालिटी, उससे भी अपन निकालते हैं दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन। अब एक जना पूछ रहा है कि सर अगर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है तो क्या हो, तो डिसकंटीन्यूअस है तो क्या हो, पीस वाइज होगा, तो उसकी पीसेस में रेंज निकाल लो कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है। तो वो तीन फंक्शन हो जाएंगे, तीनों के अलग अलग निकालो, तीनों का अलग अलग बिहेवियर चेक कर लो। तो वो तीन क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन को आप एओडी से सॉल्व कर लो, वहां से आप निकाल लो किसकी रेंज क्या है। तो हर रीजन में उसकी रेंज पता लग जाएगी, तो एज ए फंक्शन तुम उसकी रेंज बता सकते हो कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तीनों जो वैल्यूज आएगी उसका यूनियन ले लेना, वहीं तक उसकी रेंज होगी। तो वैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, जितने भी पीस वाइज फंक्शंस होते हैं उनको पीसेस में एनालाइज करो, इतना पार्ट अलग, इतना अलग, इतना अलग, इतने का बिहेवियर देखो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर सेकंड का देखो, फिर थर्ड का देखो, उस तरह से पीसेस में एनालाइज कर लो, फिर उसे उसको एज ए होल फंक्शन की तरह ट्रीट करो। तो इस तरह से अपन रेंज निकालते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस में देखो रेंज निकालना इजी है, अपने को पता है, अपन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी आती है, 0 पे निकालो, 3 पे निकालो, और जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है उस पे निकालो, ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर अगर आपने f' का साइन ही निकाल लिया तो आपको पता लग जाएगा f' का साइन कैसे निकलेगा, अपने को पता है ये 2 है, ये 3 है, तो 0 से 3 में मतलब अपने को, तो 0 से 2 में क्या है, ये है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो f' पॉजिटिव है, फिर f' नेगेटिव है। तो अपन fx के बारे में क्या बोल सकते हैं, फंक्शन है, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो 2 पे क्या होगा, उसके केस में मैक्सिमा होगा। तो अगर अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 पे निकाल को पुट करके x = 2, f ऑफ 2 आ जाएगा मैक्सिमम। 0 और 3 पे निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू दोनों में से एक तो आ ही जाएगी। तो अपने को देखा है 3 तक ज्यादा डिक्रीज करा है तो 3 पे ही मिनिमम आना चाहिए मोस्टली, तो 3 पे निकालोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, और 0 पे निकालोगे तो उससे वैल्यू आएगी। फिर उससे तुम कंपेयर कर लेना कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर वो 1 से 29 के बीच में ही है, मतलब 1 से 29 एग्जैक्टली वही वैल्यू है, तभी हम बोलेंगे ऑन टू, नहीं तो ऑन टू नहीं बोलेंगे। तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको रेंज निकालनी पड़ेगी और उसको कोडोमेन से कंपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना रैशनल फंक्शन, ये लीनियर अपॉन लीनियर ही है, जहां पे मैंने दिया हुआ ये हमेशा 1 1 होता है। इसको अपन एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, इसको fx1 = fx2 करके सॉल्व करोगे, हमेशा x1 = x2 आता है। इसकी अगर आप रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज निकालने का अपने को तरीका पता है, इसको y पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, वैसे ही आप इसका इनवर्स निकालते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो इसकी रेंज आ जाती है, अपन एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। इसकी रेंज निकालने का एक इजी तरीका फास्ट और होता है, आप हमेशा निकाल लो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी क्या होगा, इसको देख के हम डायरेक्टली रेंज बता सकते हैं। अगर x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी करोगे तो क्या आएगा, x से डिवाइड करेंगे तो a/c आ जाएगी वैल्यू। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये नहीं ले सकता, क्योंकि इंफिनिटी कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है, दैट इज एन अप्रोचिंग वैल्यू। तो उस वैल्यू को हम यहां से हटाएंगे रियल नंबर में से, वो हो जाएगी इसकी रेंज। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कोडोमेन अगर आपको रियल नंबर दी गई है, इसको हमेशा नोटिस करना, अगर आपको ये वैल्यू रियल नंबर दी गई मोस्ट ऑफ द रैशनल फंक्शंस के केस में, वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगी, तो मोस्ट ऑफ द रैशनल फंक्शंस जो होते हैं ना, वो इनटू फंक्शंस होते हैं, क्योंकि उसकी जो रेंज है ना मोस्टली रियल नंबर आती नहीं।
ऐसा ऑलमोस्ट ऑल द रैशनल फंक्शंस के केस में मैंने नोट्स किया, काफी सारे में आपको ये दिखेगा। बट अगर रियल नंबर दी हुई है तभी, नहीं दी हुई तो आपको चेक करना पड़ेगा, रेंज निकालनी पड़ेगी। रियल नंबर दी हुई है तो मोस्टली वो इनटू होता है, बट आपको चेक कर लेना चाहिए रेंज निकाल के। इसके केस में हम हमेशा बोल सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज में हमेशा एक पॉइंट मिसिंग होगा ही होगा, तो इसकी कोडोमेन रियल नंबर होगी तो भी ये इनटू फंक्शन होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट। ये मोस्टली हमेशा वन वन मैनी वन होते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे ये कह रहा था पिछले वाले में कि जो भी रैशनल फंक्शन की रेंज निकालोगे उसमें से एक पॉइंट मिसिंग होता है हमेशा, a अपॉन सी। ये रेंज तुम्हें निकालना आता होगा। अब ये पॉइंट मिसिंग है, अगर इसकी कोडोमेन रियल है, कोडोमेन और रेंज मैच नहीं कर सकती, मैच नहीं करेगी तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो ये हमेशा इनटू होगा। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, या सपोज आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया इस तरह से x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये दे दिया, तो इसकी भी रेंज क्या होगी? रियल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है उस पे ये वैल्यू नहीं ले सकता। आप वो बोलोगे सर इसको x को कैंसिल कर देंगे, x माइनस 1 ये सबने पढ़ा होगा, तो fx आ जाएगा x प्लस 1, लेकिन ये हम तभी लिखते हैं जब x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर आप इसकी रेंज निकालोगे तो क्या आएगी? 1 पुट करोगे तो 2 आएगी वैल्यू, तो रेंज आएगी रियल नंबर माइनस 2। अगर इस रैशनल फंक्शन की कोडोमेन तुम्हें रियल नंबर दे दी, तो रेंज तो रियल नंबर हो नहीं सकती, तो मैच नहीं करेगी, तो ये इनटू होगा। ये चीज मैं रैशनल फंक्शंस के बारे में इन जनरली बोलता हूं। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हो या फिर ऐसा कुछ है, सपोज x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे मैं लिख दिया x माइनस 1 x प्लस 2, और इसकी अगर अपने को कोडोमेन दे दी रियल नंबर, तो ये भी इसकी रेंज रियल नंबर तो होगी नहीं, कुछ भी काट लो पीट लो, रियल नंबर तो नहीं आ सकती, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉइंट मिसिंग होता ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फिर इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं फंक्शन जिसमें मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे वाले फंक्शन में क्या होगा? इसका क्या मतलब है? देखो, इसका ये मतलब है अगर कोई भी फंक्शन है उसमें सब जगह, जैसे ये फंक्शन रियल से रियल नंबर डिफाइंड है, और ये देखो रैशनल फंक्शन है, तो ये रैशनल फंक्शन है, रियल से रियल नंबर डिफाइंड है, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। अब मोस्टली इसकी कोडोमेन क्या है? देखो रियल नंबर है, इसकी रेंज रियल नंबर नहीं होगी, क्योंकि रैशनल फंक्शंस की रेंज रियल नंबर नहीं होती है, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है मोस्टली। तो जैसे मेरे को क्वेश्चन दिखा तो मेरे को थोड़ा आइडिया है ये क्या होगा, इनटू फंक्शन ही होगा। अब बात करते हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका क्या मतलब? ये मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर अपने को कोई भी फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें x की जगह मॉड x लिखा हुआ है, x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और या फिर x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x है, उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज। तो जैसे देखो यहाँ पे जहां x है उसकी जगह मॉड x है, उसके अलावा कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन के बारे में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये मैनी वन होगा। इसको चेक करना बहुत ईजी होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैनी वन क्यों होता है? क्योंकि तुम f ऑफ 2 निकालो और f ऑफ माइनस 2 निकालो, वो सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि x को माइनस 2 पुट करेंगे, x को प्लस 2, इसीलिए मैं बोल रहा हूं f ऑफ मॉड x हमेशा क्या होता है? मैनी वन होता है। तो पूरे फंक्शन में अगर x की जगह मॉड x लिखा हुआ है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट है, तो वो मैनी वन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे ये, तो इसको देख के तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये मैनी वन होगा, क्योंकि x को 2 और x को माइनस 2 सेम वैल्यू मैनी वन होगा, तो अपने कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती, ना तो अपने को कोई डेरिवेटिव निकालना है ना कुछ और निकालना है। जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है तो ये भी मैनी वन होगा, क्योंकि यहाँ पे x को 2 पुट करो और x को 2.5 पुट करो, सेम वैल्यू मिलेगी। ये चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रहा हूँ, ये मैनी वन होगा। और मोस्टली क्या होगा? इनटू भी होगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट सपोज अपने को ये दिया हुआ है 2 sin x minus 3 अपॉन sin x minus 2, इसमें यहाँ पे sin x दिया हुआ है ये, और अब इसमें देखो डोमेन फिक्स कर दी, इन सब में डोमेन क्या थी? रियल नंबर थी, इसमें डोमेन फिक्स कर दी -π/2 से π/2। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको नोटिस करेंगे, ये जो है इसके लिए क्या है? -π/2 से π/2। तो sin x जो है अगर यहाँ पे आ गया है -π/2 से π/2, तो sin x -π/2 से π/2 में खुद क्या होता है? ये 1 1 होता है। अगर तुम -π/2 से π/2 में डायग्राम बनाओगे sin x का, दैट इज नथिंग बट 1 1। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, दिस इज 1 1। तो ये वाला जो फंक्शन f(x) है ना, ये 1 1 होगा। तो अब मैं तुम्हें बेसिकली ये बता रहा हूँ रैशनल फंक्शन के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन मैं ऐसा लिखता हूँ a टाइम्स gx प्लस d और c टाइम्स gx प्लस d, अगर gx 1 1 है तो fx 1 1 होगा। ये रैशनल फंक्शन के केस में बता रहा हूँ। जब मैं f ऑफ मॉड x, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो रैशनल फंक्शन, वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है। कैसा भी फंक्शन का मतलब वो हो सकता है मॉड x प्लस मॉड x प्लस 1 अपॉन मॉड x, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या होगा? मैनी वन होगा, क्योंकि x को 2 और x को -2 सेम वैल्यू मैनी वन है। ये है अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम ये बोलते हैं कि अगर gx 1 1 होता है तो fx 1 1 होता है, अगर gx मैनी वन होगा तो fx मैनी वन होगा। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये चीज आप हमेशा बोल सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं, अगर सपोज इसको चेक करना हो ऑन टू या इनटू, तो आप इसकी रेंज निकालोगे। रेंज कैसे निकालोगे? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अपन इसको करते हैं ना ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y sin x minus 2y is equal to 2 sin x minus 3।
ऐसे करते हैं, अगर यहाँ पे x और x होता तो ऐसे करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, यहाँ पे भी वही निकालेंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा 2y + 3 अपॉन y - 2 इज इक्वल टू sin x। अब अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो यहाँ पे ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे मैं gx की बात करता हूँ, तो आप gx के बारे में लिख लो, रेंज क्या होगी, gx की रेंज क्या होगी, gx की रेंज होती है दैट इज -1 से 1। तो आप कंडीशन लगाएंगे कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, उससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, तो रेंज निकल जाएगी। रेंज निकल गई तो आप चेक कर लो कि ऑन टू है या नहीं है, ऐसे आप उसका ऑन टू चेक कर सकते हो। तो मैं तुम सब लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर आपको उसको चेक करना है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि डोमेन में डेरिवेटिव लाई करेगा और डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है तो वो 1 1 नहीं होगा। रेंज निकालने के लिए आपको एओडी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सिंपली आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन होता है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन एक काफी कॉमन टाइप का फंक्शन है, ऐसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, जेईई में ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये ऐसे वो रेशियो में लिख देते हैं। तो रैशनल फंक्शन की हम रेंज कैसे निकालते हैं, रैशनल फंक्शन की रेंज निकालते हो आप ऐसे, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ x लिखा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे x की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया sin, तो इट कुड बी एनी फंक्शन हियर। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, जो भी फंक्शन होगा आप उसके हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। जैसे सपोज gx की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या लिखी है दैट इज इक्वल टू sin x, तो जो भी अगर gx sin x होगा तो sin x पे क्या कंडीशन लगाएंगे -1 से 1। तो आप क्या करेंगे, sin x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और उस पे कंडीशन लगाएंगे वो वैल्यू -1 से 1, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज द रेंज। अगर यहाँ पे e की पावर x होता तो आप क्या कंडीशन लगाते, जो भी आंसर आता है उस पे कंडीशन लगाते, ये वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेकर के इंफिनिटी होनी चाहिए। तो उसके केस में फिर हम वहां पे वो कंडीशन लगाते हैं। क्या बोलेगा, जिसका बाल बच्चा रहता है वही, तो वो हम वहां पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से आप कंडीशन लगा के उसमें y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर मैं तुम्हें बता रहा था किसी भी क्वेश्चन में मॉड x का फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, फ्रैक्शन पार्ट का है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, मैनी वन होगा, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। और मैं तुमने ये बताया था कि कभी भी रैशनल फंक्शन में अगर यहाँ पे ये नोटिस करा करो, ये यहाँ पे क्या है, कोडोमेन रियल नंबर, तो कोडोमेन रियल नंबर है, इसकी रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं आएगी, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है। अगर आप इसको डिफाइन करके भी करोगे इट विल नेवर बी द रियल नंबर। e की पावर x का ग्राफ x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे 0 होता है, x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे इंफिनिटी होता है, तो उसकी रेंज 0 से इंफिनिटी होती है। वो क्वेश्चन में डोमेन जो उस पर डिपेंड करेगा, डोमेन यहाँ पे दी हुई कुछ, अगर सपोज डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये 0 से इंफिनिटी होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा था। नेक्स्ट अब अपने देखते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे, तो मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ a टाइम्स gx प्लस b c टाइम्स gx प्लस b। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है देखो, तो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये सब जेई के क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन है x - 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x / 5 ये लिखा। तो ये फंक्शन जो है ना, ये मोस्टली मैनी वन ही होगा क्योंकि तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यूज देखनी है रिपीट होते हुए, इस पूरे की वैल्यू कहीं ना कहीं मोस्टली रिपीट हो। अब ये वैसे मोस्टली मैनी वन होना चाहिए, जितना मेरे को आइडिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के मोस्टली फंक्शन मैनी वन ही होते हैं। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली है कि जब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x / 5, तो मैंने तुम्हें जैसे इंटीग्रेशन में बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी दिया हुआ होता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे उसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके भी सोच सकते हैं, राइट। और ऐसा मैं यहाँ पे क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में रिलेशन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये होता है। तो अब यहाँ पे ये जो मेरे को एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग, यही चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को दिख रहा है x - 5 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x / 5, तो यहाँ पे इसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करने का, एक तो मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी लीनियर फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करने का सोच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये है, तो इसको मैं ये सोच सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x / 5 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x / 5। अब अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x आएगा, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन है f(x) अपन लिख सकते हैं x टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x / 5 भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज किया, मेरे को पता चल गया है क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट मैनी वन फंक्शन। क्योंकि आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये जो वैल्यू है क्या आएगी, दैट विल बी 0 to 1। तो 0 to 1 आएगी, तो अगर सपोज मैंने n को 1 पुट किया तो 1/5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1/5। लेकिन अगर मैंने सपोज n को पुट कर दिया 10, तो ये कितना आएगा, 10/5, उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0। और अगर मैं 15 पुट कर दूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी इंटीजर होगा उसके लिए वैल्यू 0 ही आने वाली। तो n की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए इंटीजर होगा तो वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये चीज बता रहा था, जैसे मैंने तुम्हें शायद पिछली क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, जिसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू 0 या -1। इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स एक इंटीजर है या एक्स एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो मैंने उसका एप्लीकेशन बताया था, जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे उसमें किस तरह से वो बनता है। और उसमें मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था, वहां पे कुछ ऐसा था, एक्स बाय पाई प्लस हाफ ऐसे करके एक फंक्शन था, अगर तुम्हें ध्यान होगा शायद ऐसे कुछ था। तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि a प्लस बी माइनस एक्स जब मैंने यहाँ लगाया था तो माइनस एक्स बाय पाई आ गया था। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि वो जो फंक्शन था वो एक ऑड फंक्शन बन रहा था, वो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो अब क्या है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह से कभी भी फंक्शन आता है, जैसे ये लिखा है, अब इस फंक्शन के बारे में ये भी आ सकता है कि इस फंक्शन का ग्राफ बताओ, इस फंक्शन के बारे में ये भी आ सकता है कि ये 1 1 है या नहीं है, या फिर ये ऑन टू है या नहीं है, इस तरह से चीजें भी यहाँ पे आ सकती है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मुझे फंक्शन दिखा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है ना, a मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय, या फिर मेरे को ऐसा कभी भी दिखता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग, तो मैं कोशिश करता हूं इसकी फॉर्म में चेंज करने की फ्रैक्शन पार्ट में। तो मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं इस वाले पार्ट को कि इस पूरे में से मैं 5 कॉमन ले लूं और इसको ऐसे जनरेट कर लूं, x बाय 5 माइनस। तो अगर आपको यहां जो फंक्शन दिख रहा है और यहां जो फंक्शन दिख रहा है सेम है, तो जनरली क्या होता है, ये कांस्टेंट को ध्यान दिया करो, उसको कॉमन लेके भी आप फ्रैक्शन पार्ट जनरेट कर सकते हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करने का भी सोच सकते हो, उससे थोड़ा जल्दी आइडिया लग जाता है। और यहाँ पे अगर इसकी रेंज जो है वो डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो 0 1 2 3 4 सारे आएंगे। ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट की रेंज क्या होती है, 0 से 1, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 5, लेकिन ये तो सारे नेचुरल नंबर हैं तो ये ऑन टू होगा नहीं। ऐसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं ये। तो इन जनरली अगर कोई भी फंक्शन आता है, जैसे इसके लिए आया कि 1 1 है या नहीं है, तो देखो वो डोमेन है रियल नंबर। तो जब भी इन जनरली फंक्शन को एनालाइज करना है तो आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके डेरिवेटिव का साइन देखना है कहाँ चेंज होगा। जैसे इसमें रियल नंबर है, इसमें साइन चेंज हो रहा है 1 और -1 पे, तो डेफिनेटली क्या है 1 1 फंक्शन तो नहीं। तो ये नॉट 1 1 है, ये अपने को पता लग गया, मतलब ये मैनी 1 है, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा डोमेन में, तो वो क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। अब अगर बात करते हैं अपने को रेंज निकालनी होती है, तो हम जैसे निकालते हैं, रेंज निकालना मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा, जैसे रैशनल फंक्शन की रेंज निकालते हैं। यस, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शन पार्ट में चेंज किया, तो उसको एनालाइज करना इजी हो गया। उसके कुछ हिंट होते हैं, वही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इसमें मैंने इसकी रेंज निकालनी, तो इसको y लिख लूंगा, या आप इसकी रेंज ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसके हिसाब से, एओडी के कॉन्सेप्ट से। तो आपको पॉइंट पता है, एक -1 है और एक पॉइंट है 1, और 1 से बड़ी वैल्यू में ये इंक्रीजिंग है, 1 से बड़ी वैल्यू में डिक्रीजिंग है क्योंकि साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस साइन आएगा f डैश x का, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो अपने को दिख रहा है कि अगर फंक्शन f की मैं बात करता हूं, तो जो फंक्शन f है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, ये अपने को पता लगता है। तो अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, ध्यान रखिए। रेंज इससे कैसे निकालेंगे, आप -1 पे वैल्यू निकाल लेंगे और ये हो गया अपना ये वैल्यू, तो उसके हिसाब से आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो अब नोटिस करो, ये बोल रहा है कि -∞ पे इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, वहीं से तो डिक्रीज कर रही है, और +∞ पे, तो एक तरीका तो ये रेंज निकालने का, y इन टर्म्स ऑफ x लिख के फिर यहाँ पे रियल रूट्स की कंडीशन लगा लेते हैं, ये सबको आता होगा, तो इससे इसकी रेंज आगे इसमें मैच कर देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एओडी के कॉन्सेप्ट से करूँ तो क्या गड़बड़ा रही है, तो अपने को ये पता है कि एक तो -∞ पे वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू आ रही है, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू आएगी 0 0 आ रही है, क्योंकि नीचे है यहाँ पे x², तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये वैल्यू आ रही है 0, और -∞ पे भी 0 ही आएगी। अब -1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो एक तो हमेशा एंड पॉइंट्स पे निकालते हैं वैल्यू, और एक क्रिटिकल पॉइंट्स पे। f ऑफ 1 निकाल लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और f ऑफ -1 निकालेंगे तो वैल्यू आएगी -1/2। तो अब अपने को पता है इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, तो -1/2 से 1/2 वैल्यू लाया करेंगे, तो ये अपना यहाँ पे आ गया। अब ये अप्रोचिंग टू 0 होता है, तो ये वैल्यू वैसे इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, लेकिन x = 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो उसको हम इंक्लूड कर लें। तो ऐसे भी अपन रेंज निकाल सकते हैं, इन जनरल ऐसे भी निकाल सकते हैं। और तुमने शायद पढ़ा होगा कि अगर सपोज ऐसा कोई फंक्शन है कि यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, इक्वल टू y है, तो इसकी रेंज अपन निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि रियल वैल्यूज ऑफ x होती है। ये कंडीशन लगाते हैं। अब हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालते क्यों है, इस चीज को अगर तुम सोचोगे तो देखो होता क्या है कि जो भी फंक्शन डिफाइन किया जाता है y = फंक्शन ऑफ x अपन लिखते हैं। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की डोमेन होती है जिसके लिए fx का एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है, यही होती है डोमेन। तो अगर fx में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है तो हम बोलते हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू तो बोलते हैं, हम बोलते हैं दैट इज कि यहाँ पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट।
तो हम क्या बोलते हैं कि एफ एक्स जो है उसमें हम एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि y एक रियल नंबर ही आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन वी अप्लाई टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एफ एक्स के अंदर ऐसी वैल्यू पुट करते हैं। अब अपने को रेंज निकालनी होती है तो अपन बोलते हैं y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y जब निकालते हैं तो हम लिखते हैं x इक्वल टू f ऑफ y। दिस इज द कंडीशन वी पुट। तो जब मैंने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला तो मैंने ये किया कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो एक इसमें तो x इन टर्म्स ऑफ y निकला नहीं। जब रैशनल फंक्शन था तो x इन टर्म्स ऑफ y निकल गया। तो उसमें हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि x रियल होना चाहिए, तो y पे क्या कंडीशन होगी, तो जो y पे कंडीशन होगी उससे रेंज आ जाएगी। इसमें x इन टर्म्स ऑफ y निकाल नहीं सकते तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाई, लेकिन कंडीशन वही है कि x रियल होना चाहिए। तो अगर x रियल होना चाहिए इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, वैसे उसकी अपन ने रेंज निकाली। नहीं तो हमेशा रेंज अपन इससे तो निकाल ही सकते हैं ए और डी के मेथड से। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये जी एडवांस में वन ऑफ द ऑप्शन था, ऐसे ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है कि 1 1 है या नहीं, तो अब अपन इसके ग्राफ बना के देख सकते हैं। मॉड x का ग्राफ x लेस देन 0। तो ये यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए जानकर कैसा लिखा था, इसको बेसिकली अपन -x पे लिख सकते हैं क्योंकि x लेस देन 0 तो -x है। तो अगर अपन इसका ग्राफ देखेंगे तो अपन इसके ग्राफ इसको एनालाइज कर सकते हैं कि 1 1 है या नहीं। तो ये हो गया पीस वाइज फंक्शन। तो -1 -x का ग्राफ ऐसा होगा, e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, x इक्वल टू 0 पे 1। तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। तो अब अपने को पता है ये मैनी वन है, देखो ग्राफ से पता लग रहा है क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट पे कट करेगी, दिस इज मैनी वन। अब अगर हम इसकी बात करेंगे sin x और x, तो sin x अपने को पता है मैनी वन है x लेस देन 0 के लिए क्योंकि ग्राफ रिपीट करता है, तो ये भी मैनी वन है। तो उससे अपन डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं कि दोनों मैनी वन है। जब भी पीस वाइज फंक्शन दिए होते हैं तो उसको सेपरेटली एनालाइज करो, यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है, उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स है वो तो अपने को बनाने ही होते हैं, उनका तो अपने को ध्यान रखना ही है। अब लास्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो मैंने तुम्हें मेथड बताया वो तो आपको क्लियर है, जिनके ग्राफ से देख सकते हो ग्राफ से देख लेंगे। रैशनल फंक्शन अपने को ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर में जीएक्स की जगह फंक्शन कुछ पुट कर देंगे, उन सब की रेंज तुम निकाल सकते हो डायरेक्टली। नहीं तो हम एओडी से रेंज निकालते हैं ऑन टू चेक करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन आता है जिसको आपको चेक करना होता है इन जनरली 1 1 ऑन टू, तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और अगर सपोज जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है रियल से रियल नंबर एफ एक्स अपने को ये दिया, अब अपने को इसको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। तो इसमें मुझे मॉड एक्स दिख रहा है, तो मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि मैनी वन होगा ही होगा। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं लग रहा, अगर सब जगह मॉड एक्स होता तो मैं बोल देता मैनी वन है, लेकिन एक जगह मॉड एक्स होने से हम ये नहीं बोल सकते मैनी वन। तो उसके केस में जब भी क्वेश्चन होता है तो मैं फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट लिखूंगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के अबाउट, x लेस देन 0 पे इसको -x लिख देंगे, x ग्रेटर देन 0 पे इसको +x लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे ही पीस वाइज फंक्शन पहले मैंने बनाया था वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें हमने उसका ग्राफ बना लिया था, इसमें ग्राफ नहीं तो इसके डेरिवेटिव से उसको एनालाइज करें। तो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो वैल्यूज कैंसिल हो रही है। देखो ये वैल्यू जो नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, ये वाली सॉरी, ये वैल्यू देखो दोनों सेम है आइडेंटिकल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो अपने को पता लगा x लेस देन 0 पे कांस्टेंट है, x लेस देन 0 पे कांस्टेंट है, तो अपने को इसी से पता लग गया ये क्या है, एक मैनी वन फंक्शन है। अब अपने को अगर इसकी चेक करनी है रेंज क्या होगी, तो यहां तक तो रेंज 0 ही है। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे, तो इसकी रेंज निकालना मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे करते हैं अपन सॉल्व, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1 इक्वल टू y। और हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे सॉल्व। बट मोस्टली अगर जैसे मेरे को क्वेश्चन दिखा कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, रैशनल फंक्शन की रेंज कभी रियल नंबर मोस्टली होती नहीं है, तो निकाल के देखोगे तो भी नहीं आएगी। तो मेरे को 99% पता है कि ये ऑन टू तो नहीं है, इनटू है, बट टू बी श्योर हम चेक कर लेते हैं। e की पावर 2xy + y इक्वल टू e की पावर 2x - 1। तो अगर यहाँ पे आएगा तो यही का e की पावर 2x 1 - y इक्वल टू y + 1। तो एक बात बताओ, ये आएगा e की पावर 2x इक्वल टू y + 1 अपॉन 1 - y। अब इससे अपने को ये पता लगता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू तो क्या है, रियल है, और इसके बारे में अपने को ये भी पता है कि ये जो वैल्यू होती है दिस इज नथिंग बट 0 से लेकर के इंफिनिटी। तो अब एक बात बताओ, रैशनल फंक्शन की रेंज क्यों नहीं रियल आ रही है, एक मिनट को मैं बताता हूं। तो ये रियल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखो y इक्वल टू 1 एक पॉइंट तो होगा ही नहीं इसमें, y की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं तो फिर ये रियल कैसे होगा। तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाला तो अपने को ये पता लग गया, या फिर आप तुम ये भी कर सकते हो, आप कंडीशन लगाएंगे y + 1 अपॉन 1 - y इज ग्रेटर देन 0। इससे रेंज निकालोगे तो इससे भी रेंज क्या आएगी, रियल नंबर तो नहीं आएगी। तो उससे अपने को पता लग जाता है कि ये क्या है, एक इनटू फंक्शन है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब वो जो x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है वो यहां नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि मैं ये बोल रहा था कि वो जो ax + b अपॉन cx + d है ना, उसमें ही लगा सकते हैं वो जो x है। उसी केस में x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू निकालोगे वो सेम वैल्यू आती है, हर केस में नहीं आती। इन जनरल मेथड ये है, जो भी रैशनल फंक्शन है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के हिसाब से कंडीशन निकाल के उसकी रेंज निकालो। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। या तो तुम ऐसे करो या इसका डेरिवेटिव निकालो, अगर तुम्हें इसकी रेंज भी निकालनी है तो एक तो ये तरीका है, या फिर हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन करो dy/dx और फिर चेक करो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालो, एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालो और सॉल्व करो। दिस इज द वे। तो इसमें 2e की पावर 2x, फिर नीचे आएगा e की पावर 2x + 1, माइनस में आएगा फिर से क्या आएगा, ये 2e की पावर 2x और e की पावर 2x - 1, ऐसे करके आगे फिर तुम सॉल्व कर लेना।
तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1 1 और ऑन टू फंक्शन कंप्लीट। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं होता। इतने टाइप ऑफ फंक्शंस और क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इन जनरल कोई बेसिक डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल रूल से। इसमें अभी तक कुछ किसी को ऐसे कोई डाउट आ रहा है तो मैं एक बार पूछ लूं, ताकि फिर हम आगे चले। सर वो वाला पॉइंट वैसे एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा पॉइंट? सो जिस y का रेंज फाइंड करे इक्वेशन वो ये वाला x के टर्म में ली। हाँ ये वाला। देखो होता क्या है Yes, कि sir. मैं तुम्हें सबको ये बता रहा हूँ कि रेंज निकालने के जो तरीके हैं ना, सबसे पहला मेथड है एओडी, ठीक है। लेकिन रेंज निकालने के जो तरीके होते हैं, तो रेंज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। रेंज निकालने का एक फिक्स मेथड क्यों नहीं बना? क्योंकि देखो रेंज के लिए अगर तुम कभी भी पढ़ोगे ना, तो हमें हमेशा डोमेन निकालना आता है। रेंज में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हमें उसका कोई फिक्स मेथड नहीं पता सर, वो मेथड चेंज होते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, तो इसकी रेंज निकालने का एक्चुअल मेथड हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई सा भी फंक्शन है, आप उसकी रेंज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। अगर आप उस फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ x लिखो, डिफरेंशिएट करो और चेक कर लो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो आपको रेंज निकालने के लिए कौन से पॉइंट पे वैल्यूज निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और हम वैल्यूज निकालते हैं एंड पॉइंट्स पे। और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होती है। ये जनरल तरीका है, बट क्योंकि हम ये क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो क्लास 11th में हमको ये तरीका वो बताते हैं। बट दैट इज द जनरल वे, क्या है? एओडी से। लेकिन अब क्या होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एओडी से आप करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे भी छोटे तरीके हैं रेंज निकालने के। अगर आपको सिर्फ रेंज निकालनी है, अगर सपोज मुझे ये निकालना है कब वो डिक्रीजिंग है कब वो इंक्रीजिंग है, सब कुछ निकालना है, तो एओडी इज द बेस्ट। लेकिन अगर मुझे रेंज निकालनी है, जैसे सपोज इसकी निकालनी थी, अब मैं सबसे सिंपल बोलता हूँ फंक्शन y = 2x + 3, और मैं तुम्हें बोलूँ इसकी रेंज निकालो। कब निकालो? जब x की वैल्यू है 1 से लेकर के 3 के बीच में। तुम बोलोगे सर मेरे को तो इसका ग्राफ पता है, तो तुम एओडी क्यों यूज करोगे? क्या मतलब? हम एक्स्ट्रा स्टेप क्यों बढ़ाएंगे? हमें ग्राफ पता है, 1 पे वैल्यू हमें, और हमें पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख के पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन है ऊपर जा रहा है, तो 1 पे छोटी वैल्यू होगी, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। और फिर दूसरा तरीका क्या निकाला गया? वो ये बोला गया कि अगर मैं डोमेन निकालता हूं तो मैं कंडीशन लगाता हूं कि y की वैल्यू रियल होनी चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या होगा वो हमारी डोमेन होती है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लें, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर लें, तो हम कंडीशन ये लगा दें कि x की वैल्यू रियल होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या होगा, और जो y होता है वही रेंज होती है। तो हम ऐसे भी रेंज निकालते हैं। तो अब हम जब पढ़ते हैं ना, जब, तो जैसे देखो क्वाड्रेटिक का अपने को ग्राफ पता है, तो उसके हम ग्राफ से रेंज निकाल लेते हैं। यहां बोल देते हैं कि -b/2a पे मिनिमम है या -b/2a पे मैक्सिमम है, और एंड पॉइंट्स पे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल। तो उसमें हम ऑलरेडी वो चीज यूज कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक रेंज एक आप वैसे निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अगर मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था, जैसे सपोज क्वाड्रेटिक फंक्शन मैं ले लेता हूं, ये x² - 2x + 3, इसकी अपने को रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैं इसको लेफ्ट में ले गया y को, और अब मैं क्या करूंगा कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा। x इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला से, -b + -√b 4 - 4ac, ये लगा देंगे अपॉन 2a, यही होगा। तो यही मैं ये तरीका लगा रहा हूं कि x को टर्म्स ऑफ y निकाल लो। तो ये तुम क्वाड्रेटिक की रेंज ऐसे भी निकाल सकते हो, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। अब कंडीशन लगाएंगे कि x रियल होना चाहिए। तो x रियल के लिए क्या होगा? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? > 0। यहां से भी वही रेंज आएगी आपकी जो आप वैसे निकालते हैं, सेम रेंज आएगी। आप जो एओडी से निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, सेम आएगी। अब हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक में हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो x इन टर्म्स ऑफ y क्यों लिखें? ये तो दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, गलती भी हो सकती है, तो इसीलिए हम ऐसे नहीं लिखते, निकाल वैसे भी सकते हैं। फिर हम आगे क्यूबिक पे। अब क्यूबिक में x इन टर्म्स ऑफ y लिखना और मुश्किल है, इसमें तो अपने को फार्मूला तो पता है क्वाड्रेटिक, तो अपन लिख सकते हैं। तो अब क्यूबिक में और कोई तरीका बचता ही नहीं है एओडी के अलावा, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, चेक करते हैं कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, उससे अपन उसकी रेंज निकाल लेते हैं। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट। फिर आते हैं अपन रैशनल फंक्शन पे। रैशनल में होता है ax + b / cx + d। अगर ax + b / cx + d है, जैसे 2x + 3 / x - 2, तो अगर अपने को इसकी रेंज निकालनी है तो हम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं, क्योंकि इट इज इजियर टू फाइंड। जैसे क्वाड्रेटिक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लीनियर में तो और इजी है। इसमें हम इजीली x इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं। नहीं तो तुम इसकी एओडी से भी रेंज निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आप ये चीज हमेशा कर सकते हो। लेकिन इस फंक्शन के बारे में अपन ने ये भी पढ़ा था। इस फंक्शन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? इस फंक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये 1 1 होता है। मैंने बताया था तुम्हें, ax + b / cx + d अपन एनसीईआरटी में भी सॉल्व करते हैं, fx1 = fx। ये 1 1 कब होगा? वो मैंने तुम्हें एओडी से बताया। एओडी में कौन से फंक्शन 1 1 होते हैं? जो हमेशा या तो इंक्रीजिंग होते हैं या हमेशा वो डिक्रीजिंग होते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, या तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा या ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा। अगर सपोज मैं बोलूं तुम इसकी रेंज निकालो, और x की वैल्यू मैं लिख दूं -2 से लेकर के 5, और मैं बोलूं इसकी रेंज बताओ क्या होगी, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन 1 1 है और x की वैल्यू अगर -2 से 5 है, तो मैं ये बोल सकता हूं या तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा एंड पॉइंट्स पे ही होगी। तो मैं -2 पुट कर दूंगा, 5 पुट कर दूंगा, तो मेरे को रेंज पता लग जाएगी। जो सबसे बड़ी वैल्यू बड़ी होगी, जो सबसे छोटी हो छोटी होगी। दोनों में से दोनों पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो इसके बारे में अपने को ये पता है, ax + b / cx + d। और अगर मैं बोल देता हूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो रेंज निकालो।
तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे रेंज क्या होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, तो या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, तो इसकी रेंज कहां पे लाई करेगी, माइनस इंफिनिटी पे या इंफिनिटी पे। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू निकाल रहे थे। वो वैल्यू अब लेंगे, वो वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो उसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सारी जो वैल्यूज है रियल नंबर वो सारी हो सकती है। या अगर तुम x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो उससे भी हम वो चीज निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, इजी मेथड x इन टर्म्स ऑफ y लिखना रहता है, फिर हम x पे कंडीशन लगाते हैं, वो रियल होता है, तो y की वैल्यू आ जाती है कि डिनोमिनेटर का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम कोई फंक्शन fx कर देते हैं, जैसे मैंने e की पावर 2x कर दिया, तो इसमें भी अगर ये जो फंक्शन है ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, e की पावर x, log x, sin x, cos x, tan x, तो यहाँ पे मैं tan x minus 1 upon tan x plus 1 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं sin x minus 1 upon sin x plus 1 भी कर सकता हूँ। तो उसके केस में मुझे पता है ये फंक्शन ऑफ एक डिफरेंट फंक्शन है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट है, तो मैं उसको एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और उस फंक्शन के हिसाब से कंडीशन लगा देता हूँ, तो y पे मेरे को वैल्यू पता लग जाती है, तो उसकी रेंज पता लग जाती है, इसलिए मैं उसको वैसे करता हूँ, नहीं तो तुम एओडी से भी कर सकते हो। इन जनरल ये हम फंक्शन स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं ताकि इनकी रेंज के लिए अपने को सोचना नहीं पड़ता पेपर में, अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाकी कोई भी फंक्शन आता है तो आपको उसका डेरिवेटिव निकाल के ही एओडी से एनालाइज करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे हम सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखो नेक्स्ट है फंक्शनल रूल। तो देखो फंक्शनल रूल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शनल रूल में एफ जैसे ये लिखे हुए हैं, एफ में इस तरह से कंडीशन लिखी हुई होती है, फंक्शन अपने को दिया हुआ नहीं होता, तो इसमें क्या क्या तरीके होते हैं वो देख लेते हैं। फंक्शनल रूल जो है वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में यूज आता है, फंक्शनल रूल जो है फंक्शन चैप्टर में आता है, फंक्शनल रूल जो है इंटीग्रेशन में आता है, जब हम लिबनिट्ज रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है, कोई भी फंक्शनल रूल दिया होता है, सिंपली पुट करते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आप सिंपली वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करके उसको एनालाइज करते हैं, और ये हमेशा आपको करना होता है। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक्स की वैल्यू पुट करके एनालाइज करना होता है। मैं आगे और भी तरीके बताऊंगा कैसे उन चीजों को, इसके अलावा और क्या क्या मेथड होता है। जैसे ये दो क्वेश्चन है, मुझे एफ 100 निकालना, एफ 0 दिया, और ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक पॉइंट पे वैल्यू हमेशा मोस्टली दी हुई होती है, वैल्यू एट 1 पॉइंट दी हुई है, जैसे यहाँ पे कहा दिया हुआ है 0। फंक्शन नहीं दिया होगा, आपको वैल्यू एट 1 पॉइंट दी हुई होगी, उससे आपको या तो कोई वैल्यू निकालनी होती, या आपको फंक्शन निकालना होता है, या उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपने को 0 पे वैल्यू दी हुई है, 100 पे निकालनी, तो हम सबसे पहला मेथड ये होता है, एक्स की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। जैसे सपोज मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूं 0। 0 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारे f इक्वल टू 0 पे वैल्यू दी हुई है। तो हमारा आइडिया ये है, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, या हम एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसके लिए फंक्शन के अंदर यहाँ पे 0 जनरेट हो जाए, f के अंदर 0 आना चाहिए। तो 0 पुट करूंगा तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -1 की वैल्यू नहीं निकालनी अपने को, तो आगे जाना है, 100 पे जाना है, पीछे नहीं जाना। तो मैं 0 नहीं पुट करके मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ। 1 पुट करने से क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और ये हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, बट एटलीस्ट आपको ये चेक हमेशा करना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो f of 1 कितना आएगा, 1 प्लस f of 0 की वैल्यू पता है अपने को कितनी आ जाएगी, दैट इज 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 2, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है, तो f of 2 कितना आएगा, 2 प्लस f of 1 अपने को पता है 2, तो कितनी वैल्यू आएगी 4। फिर x को 3 पुट कर देंगे, तो f of 3 कितना आएगा, 3 प्लस f of 2, तो कितना आ जाएगा 7। फिर x इक्वल टू 4 के लिए निकालेंगे। अब इसमें क्या होगा, 100 पे वैल्यू निकालेंगे तो आप सारी वैल्यूज नहीं निकालोगे, 100% कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए। 1 पुट किया, 2 पुट किया, ठीक है, 3 पुट किया। अब 4 के लिए भी देख लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें पैटर्न देखेंगे, 4 प्लस f of 3, तो कितना आ जाएगा 11। अब ये जो आपकी वैल्यूज आ गई है, किसके लिए आई है, x को अगर अपन ने 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1। फिर हमने x को अगर 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू है 2। x को अगर अपन ने 3 पुट किया, 2 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू है 4। 3 पुट किया तो वैल्यू है 7, 4 पुट किया तो वैल्यू है 11। अब ये जो वैल्यूज बनेगी इसमें 100% कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो या तो एपी होगी या जीपी होगी, उस सीरीज के कॉन्सेप्ट होंगे, या फिर डिफरेंस सीरीज होगी। हमेशा डिफरेंस चेक करते हैं, एपी में होगी या जीपी में होगी। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस इसका देखूंगा तो इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका डिफरेंस आ रहा है 2, इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस आ रहा है 4। तो मुझे दिख रहा है कि ये डिफरेंस सीरीज है। इसके बाद में अगर आपको 100 टर्म निकालनी है तो सीक्वेंस सीरीज के हिसाब से अगर मैं आपको ये सीरीज दे दूं 1 2 4 7, इसकी 100 टर्म कैसे निकालोगे, तो उसमें आपको डिफरेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि डिफरेंस सीरीज है ये 80 में, तो उसके हिसाब से आप इसकी 100 टर्म निकालना, ये तरीका होता है। अब जैसे यहाँ निकालना है f of 0, तो हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे f of 0 जनरेट हो। तो मुझे दिख रहा है मैं x की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 2 - 2 0 है। x की वैल्यू 0 ही डायरेक्ट पुट कर दूं तो भी मेरे को दिख रहा है कुछ ना कुछ जनरेट हो सकता है f of 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, x को 0 पुट किया तो ये आएगा f of 0 प्लस f of 0 प्लस f of 2 प्लस f of 1।
इज इक्वल टू 0। या फिर मैं x को ये सोच सकता हूँ 2 पुट कर दें, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 0, या x को सोच सकता हूँ -1 पुट कर दें। तो जिस भी तरह से 0 जनरेट कर सकते हैं वैसे आप 0 जनरेट करेंगे। तो 2 पुट करेंगे तो 4 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा और ये 3 आएगा। अब क्या वैल्यूज बढ़ती जा रही है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। हमें f0 निकालना है तो f1 f2 पता होना चाहिए। तो इससे तो f1 f2 जनरेट नहीं हो रहा 2 से, तो अब मैं x को 1 पुट करके देख लेता हूँ। 1 पुट करूंगा क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करने का मतलब इसकी वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम x की क्या वैल्यू पुट करके ये जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने अगर x को 1 पुट किया तो f(1 + f(2) आ जाएगा। तो अभी क्या है, दिस इज लाइक काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल। आप वैल्यूज पुट करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइडिया ये होता है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके अलावा एलिमिनेट करना है, तो वो आप जनरेट करने की कोशिश करते हैं। f(1) आ जाएगा प्लस f(2) आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब अपने को दिख रहा है, देखो f(1 + f(2) की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ जाएगी, यहां पुट कर देंगे तो उससे f(0) आ जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यार ऊपर वाले में मेरे को पता नहीं क्या आएगी 100 टर्म, तो 100 टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें मैसेज करके कि क्या आएगी 100 टर्म, बट तुम ऐसे निकाल सकते हो। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हो गए फंक्शनल रूल में। यार पता नहीं, निकाल के देखने पड़ेगा। बट ये वाले क्वेश्चंस हो गए जिसमें आप x की वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली और उससे आप सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप होते हैं स्टैंडर्ड टाइप। तो ये 4 फंक्शनल रूल है, ये काफी स्टैंडर्ड है, इनका रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे। जेईई मेन में डायरेक्टली आ जाते हैं। और जेईई मेन में ये वाले दो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहला और दूसरा। जिसमें जो दूसरा वाला है ये जेईई मेन में 5-6 बार आ चुका है, ये वाला कि f(x + y) = fx × f(y)। इसको आप यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर x की जगह x पुट करेंगे और y की जगह y, तो ये a⁴x और a⁴y लिखा हुआ है। लेफ्ट में a⁴x + y लिखा हुआ है। जो पहला वाला मेथड था उसको तो आप जनरली हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं आगे क्वेश्चंस में और भी जगह बताऊंगा। दूसरा वाला जो है ये फंक्शनल रूल का है। इसमें क्या है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि एक फंक्शन इस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो आप fx को kx लिख सकते हैं। इसमें fx को आप a⁴x लिख सकते हैं क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द साइड्स। तो ये फंक्शनल रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मैं क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है fx = kx, तो यहाँ पे kx के हिसाब से देखोगे तो लेफ्ट में आएगा k(x + y), राइट में आएगा kx + ky। तो देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दो फंक्शनल रूल और हैं। f(xy) = fx + fy, इसमें fx ln x होता है। अगर आप xy पुट करके लेफ्ट राइट में चेक करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेम तरह से f(x/y) होता है जिसको हम fx - fy भी लिख सकते हैं, वो भी ln x के लिए ट्रू होता है। और इवन अपने को ये बोलना चाहिए कि यहाँ पे ये हमारा ln x हो जाएगा, इसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है f(xy) = fx × fy। तो ये जो है x की पावर n के लिए ट्रू है। तो ये इसमें फंक्शन fx = x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, क्योंकि नोटिस करो लेफ्ट में xy है तो xy की पावर n, राइट में xy पुट करेंगे तो x की पावर n, y की पावर n। तो ये इन सब के लिए ट्रू है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या है, n की वैल्यू हमें क्वेश्चन के हिसाब से निकालनी पड़ती है जो क्वेश्चन में दी हुई होती है इन्फॉर्मेशन। बट ये रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे, इसको डायरेक्टली हम एग्जाम में यूज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल रूल्स है, ये तुमको ध्यान रखने होते हैं। तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में ये फंक्शनल रूल दिया हुआ होता है, फंक्शन नहीं दिया हुआ होता है। और इसमें हमेशा क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो a आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा f(1) की वैल्यू 2 है, तो उससे आपको a की वैल्यू 2 पता लग जाएगी। इसमें अगर आपको f(1) दिया होगा 2 तो k की वैल्यू 2 पता लग जाएगी। तो इस तरह से हम ये जो k है, a है, ये पता कर लेते हैं, और यहाँ पे जो n है ये पता कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे इसलिए बनाए जाते हैं जेईई मेन में क्योंकि इसमें a की पावर x है। a की पावर x का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, अगर मैं f1, f2, f3 इनकी वैल्यूज निकालूं तो उसमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम का फॉर्मूला है हम यूज कर पाते हैं। तो इसको यूज करके जनरली जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं जेईई मेन में, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक सम ऑफ सीरीज, जीपी का सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला जनरली यूज आता है। क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो क्या फॉर्म करती हैं, जीपी फॉर्म करती है जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। f(x + y) = fx × f(y)। तो अब इसमें अगर सपोज जीपी कैसे फॉर्म होती है तो आप x और y की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो उस तरह से आगे क्वेश्चन देखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे जीपी फॉर्म होती है। अभी पहले ओवरऑल इसको देख लेते हैं। इसके अलावा दो फंक्शनल रूल और है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला जो फंक्शनल रूल है इस पे अभी तक तो जनरली ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट बनाया जा सकता है। f(x + f(1)x) = fx × f(1)x। इसमें जो fx होता है क्वेश्चन में जनरली लिखा होता है कि वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो उसमें जो fx है हम ये लिख सकते हैं 1 + -x की पावर n। और जो लास्ट है वो है ये वाला जो फिफ्थ वाला है ये मैंने बाद में ऐड किया, ये पहले एडेड नहीं होता है। स्टैंडर्ड तो ये 5 ही होते हैं, 5 या 6, और इसमें ये वाला ज्यादा आता है और ये वाला ज्यादा आता है क्योंकि इसमें सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूले लग जाते हैं। इसमें सम ऑफ लीनियर सीरीज, इसमें सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये वाला जो है ये अभी रिसेंटली 21 में आया था मेरे हिसाब से जेईई मेन के अंदर ये सीरीज।
मतलब ये फंक्शनल रूल आया था f of x plus 5 plus f of x minus 5 equal to 2fx f5। इसके लिए फंक्शन लिखा हुआ है cos kx। अब इसमें हम ये फंक्शन ले सकते हैं, जो क्वेश्चन आया था वो बिना इस फंक्शन को मान के भी किया जा सकता है बेस्ड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब निकाला तो ये आया, तो इसको अपन ऐसे ध्यान रखते हैं कि सपोज अगर अपन sin of x plus y का फॉर्मूला लिखते हैं और sin of x minus y का फॉर्मूला लिखते हैं, तो तुम्हें ध्यान होगा यहाँ पे क्या आता है sin x cos y, cos x sin y, यही वैल्यू आती है सपोज। और अगर मैं sin x minus y का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा sin x sin y minus cos x cos y। तो अपने को ये पता है कि यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो दो टर्म कैंसिल हो जाती है, सिर्फ रिमेनिंग दो टर्म बचती है। साइन में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि फंक्शन अगर साइन है तो यहाँ पे साइन और कॉस आता है एडिशन के बाद। लेकिन जब कोसाइन होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को ये देखने को मिलती है कि अगर यहाँ दोनों तरफ कॉस हो तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इस तरह से बनता है cos x cos y, यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस, और यहाँ आता है sin x sin y। तो इन दोनों को ऐड करने में अपने को एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि जो राइट साइड की टर्म है वो कैंसिल हो जाती है, माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या आता है ये टर्म कैंसिल हो जाती है और अपने को मिलता है cos of x plus y plus cos of x minus y is equal to 2 cos x cos y। लेकिन cos x के लिए भी ट्रू है, ये cos kx के लिए भी ट्रू है, तो इसीलिए अपने इस फंक्शन cos kx ले लेते हैं। तो ये तो हो गए अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अपने को ध्यान रखते हैं। अब इसमें जैसे जीपी सम ऑफ सीरीज है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जैसे देखो ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सभी रिसेंटली जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया 22 में, वो भी देखेंगे। इसमें समेशन लिखा हुआ और समेशन ऑफ सीरीज का आंसर कभी भी देखेंगे 2 की पावर 10 माइनस 1। तो इस तरह के फॉर्मूले किसमें होते हैं, जीपी की सम ऑफ सीरीज में फॉर्मूले होता है a मल्टीप्लाइड बाय r raised to power n minus 1 अपॉन r minus 1। तो सिमिलर टाइप का अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सिग्मा के अंदर, तो मोस्टली क्या है ये जीपी वाली सीरीज है, और जीपी वाली सीरीज के लिए कंफर्म हो जाता है f of x plus y equal to fx मल्टीप्लाइड बाय f of y, इस तरह से होता है। तो अब हम यहाँ पे f of 1 दिया हुआ है 2, तो इससे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन fx जो होगा वो a की पावर x की टाइप का होगा। अब क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ दिया हुआ होता है f of 1 is equal to 2, तो x की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 इक्वल टू a की पावर 1, तो इससे अपने को a की वैल्यू पता लग जाती है, दैट इज इक्वल टू 2। और अगर a पता लग गया तो फंक्शन fx आ जाता है 2 की पावर x, ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 f of a प्लस k, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से f of a प्लस 1। यहाँ पे मैं a की जगह k ले लेता हूँ क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे आएगा f of a प्लस 1, f of a प्लस 2, और अब फिर क्या आएगा f of a प्लस 10। तो यहाँ पे अपना ये जनरेट होता है 2 की पावर x है, तो ये 2 की पावर a प्लस के हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे दिखेगा 2 की पावर a प्लस 1 से लेकर के 2 की पावर a प्लस 10। तो ये जीपी का सम जनरेट हो जाता है, 2 की पावर a कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 का सम। फिर अपना यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा जीपी का लेफ्ट साइड में, और उसको आप इससे इक्वेट कर देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ये 2 की पावर इक्वल टू 2 की पावर 10 माइनस 1 a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमारा कितना है 2 है, a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और इसको इक्वेट कर देंगे हम 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 कैंसिल, ये तो 1 हो गया, तो ये आएगा 2 की पावर a इक्वल टू 8, और यहाँ से अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 3। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब जेईई मेन में इसमें क्या किया था कि इसको थोड़ा चेंज कर दिया, वहां पे 2fx fy कर दिया, और है कैसे कुछ वैसा ही, बट यहाँ पे आंसर कुछ चेंज हो गया। तो उसमें यहाँ था उसके आगे कुछ कांस्टेंट है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये f of x plus y equal to 2fx fy। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह की जब भी सीरीज होती है या इस तरह का जब भी फंक्शन होगा तो जीपी बनती है। तो अब वो जीपी बना के देखते हैं, सेम तरह से अगर आप जीपी जो पहले मैंने बनाया था इसमें भी बना के देख सकते हो कि ये 2 की पावर x आता कैसे। तो यहाँ पे जीपी कैसे बनती है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक जगह इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, f of 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेथड मैंने बताया था x और y की वैल्यू पुट करके स्टार्ट करेंगे और उससे हम देखेंगे कि क्या आंसर जनरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f of 1 से f of 2 निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो f of 2 निकालने के लिए मैं x को 1 पुट करूंगा और y को 1 पुट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, f of 2 आ जाएगा 2 टाइम्स f of 1 का स्क्वायर। f of 1 अपने को पता है कितना है 2, तो ये आएगा 2 की पावर 3। फिर x को 1 और y को 2 पुट कर देंगे तो f of 3 आ जाएगा, और फिर हमारी जो टर्म्स बनेगी उसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स f of 1 मल्टीप्लाइड बाय f of 2, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये 2 क्यूब, तो ये आएगा 2 की पावर 5, ये जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे f of 4, तो f of 4 कितना आएगा, x को 2 की और y को भी 2 की, तो यहाँ से x और 2 और y और 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 2f2 का स्क्वायर। f2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 1 पे हो जाएगा 2 की पावर 7। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जनरेट होगा, और क्या आएगा फिर आगे आप चाहो तो निकाल लो। तो अब अपने को ये पता लग गया कि सीरीज का ऑर्डर कैसे बनेगा, कि f of 1 तो है 2 की पावर 1, तो जो सीरीज में ऑर्डर बनेगा वो पावर में बनेगा 1 3 5 7 ऐसी कुछ आ रहा है। तो तुम नोटिस कर लो ये काइंड ऑफ जीपी ही बन रही है,
देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, एक और निकाल लेते हैं जस्ट टू कंफर्म। ये कितना आएगा, हाँ ठीक है, एक और निकाल लेते हैं f of 5 जस्ट टू कंफर्म। तो x को वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो आएगा f of 2 मल्टीप्लाइड बाय f of 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय f of 2 और f of 3 का प्रोडक्ट कितना है 2 की पावर 8, तो आ जाएगा 2 की पावर 9। तो देखो अपने को दिख रहा है यहाँ पे 13579, तो 13579 के हिसाब से निकाल लो कि यहाँ पे क्या सीरीज बनेगी। तो ये अपने को दिख रहा है कि जो पावर है उसमें एक एपी है, एपी की जनरल टर्म निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आएगा 2n माइनस 1। तो अपने को दिख रहा है कि जो फंक्शन fx है वो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर 2x माइनस 1। तो अपने को यहाँ पे ये मिल जाएगा इस वाले फंक्शन के लिए। तो अगर मैं इन सबको क्लब करता हूं तो मेरे को फंक्शन fx मिल जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं x को 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3, 5, 7, 9 ये आ जाएगा फंक्शन। तो अब यहाँ पे जो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर 2x है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सेम तरह से जीपी का सम का फॉर्मूला बनेगा और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शनल सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल एक्सप्रेशन ये, इसमें kfx fy भी हो सकता है, उसमें भी इसी तरह से सीरीज बनती है, ध्यान रखेंगे। इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, बट ये सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। बाकी इस पे कम क्वेश्चन बनाए जाते हैं जेईई मेन के हिसाब से, बट इस पे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो ये तो क्या है, कुछ फंक्शनल रूल आपको ध्यान रखते हैं। अब हम जनरल फंक्शनल रूल भी देखेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो उसमें सबसे पहले जो कॉमन फंक्शनल रूल है जो जेईई मेन में आते हैं, जैसे वो ये है fx और f1 माइनस x। जैसे यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस फंक्शनल रूल को लेके इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस फंक्शनल रूल को लेके डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको क्या बोलेगा, ऐसे कुछ लिख देगा 2 टाइम्स fx 3 टाइम्स f1 माइनस x इक्वल टू 5, ऐसा लिख देगा। फिर आपको बोलेगा f'2 निकालो, तो उसके केस में आपको फंक्शन ही निकालना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव फिर निकाल लो। या बोल सकता है इंटीग्रेशन ऑफ fx निकालो, तो उसके केस में भी आपको fx निकालना पड़ेगा। तो ऐसे वाले फंक्शनल रूल कौन से होते हैं वो मैं बताता हूं कि इस तरह से एक फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है और ये यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो चीज आपको दिख रही है दोनों, इन दोनों का क्या है, आप अगर रिवर्स करोगे तो इसको यहां लिखोगे और इसको यहां लिखोगे। मतलब क्या करोगे, अगर आप x की जगह 1 माइनस x करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसमें चेंज हो जाएगा, और यहां 1 माइनस x करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। इस तरह से मतलब हम इसकी जगह इंटरचेंज करके ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ऐसे वाले एक्सप्रेशन जो होते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ये होती है, एक इक्वेशन इससे और बनाते हैं x की जगह 1 माइनस x पुट करके, तो उसके केस में फिर ये दो इक्वेशन बन जाती है। और इन दोनों इक्वेशन से फिर आप क्या कर सकते हैं, fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर fx निकालना है तो f of 1 माइनस x को एलिमिनेट करना होता है। तो इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या करोगे, a से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड इक्वेशन को आप करोगे b से मल्टीप्लाई और करोगे सबट्रैक्ट। तो इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर fx, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा b स्क्वायर fx और सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस b स्क्वायर fx आ जाएगा। और राइट में क्या आएगा ac और यहाँ पे क्या आएगा bc, ac माइनस bc आ जाएगा। ये इससे आपका fx आ जाएगा। ऐसे आप fx निकाल सकते हो क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। एक ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, एक बार इसमें और एक इक्वेशन बना सकते हैं हम इस तरह से कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 1 + 2 करूंगा तो देखो उससे क्या आएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, a टाइम्स a प्लस b टाइम्स fx प्लस f of 1 माइनस x, ये आ जाएगा इज इक्वल टू c, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब मैं ये आपको ऐड करके एक एक्स्ट्रा इक्वेशन क्यों बना के बता रहा हूं, क्योंकि अगर सपोज डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसा आ जाए दैट इज 0 से 1 fx, और जो fx है अगर आप सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो एक तरीका तो क्या आप दोनों को ऐसे सॉल्व करो, इसमें से fx निकालो फिर fx की वैल्यू पुट करके निकालो। लेकिन अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें अगर मैं किंग प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसको मैं अगर i लिखता हूं तो किंग प्रॉपर्टी से मुझे पता है i को मैं क्या लिख सकता हूं 0 से 1 f of 1 माइनस x भी लिख सकता हूं। तो उससे मैं एक नया क्वेश्चन बना सकता हूं कि 2i जो है वो क्या आएगा 0 से 1 fx प्लस f of 1 माइनस x। तो उससे अपना फायदा क्या होगा, अपने को fx निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है fx और f of 1 माइनस x का सम कितना है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये पुट करके आप डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन से इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर 0 से 1 नहीं होता, सपोज अगर यहाँ पे a से b होता कोई या फिर 2 से 3 होता, तो आप नॉर्मल तरीके से fx निकालते, वो यहाँ पुट करते और उससे आप उसको फिर कैलकुलेट करते, ऐसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया। इसी तरह से एक और फंक्शनल रूल होता है जिसपे इंटरचेंज करके हम सेम एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं, वो ये वाला कि आप क्या करते हैं, x की जगह 1/x पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ x की जगह 1/x पुट करोगे तो यहाँ 1/x आ जाएगा और यहाँ पुट करोगे तो यहाँ x आ जाएगा। तो एक इक्वेशन और बनती है इस तरह से। तो उसके केस में भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है यहाँ पे कि इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोल लो, और आपको fx निकालना है तो आप 3 टाइम्स a माइनस 4 टाइम्स b करके fx निकाल सकते हो। और अगर आपको निकालना है f of x प्लस f of 1/x तो आप 3 + 4 भी कर सकते हो। तो उससे f of x और f of 1/x का एडिशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उस तरह से इसमें इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। दिस इज क्वाइट कॉमन एक्सप्रेशन, जेईई मेन में आते हैं,
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और या एज ए स्मॉल क्वेश्चन जे एडवांस में भी बनाया जा सकता है एज वन ऑफ द ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है, इस तरह के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में भी दूंगा, वहां पे भी आप करना। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है x और यहाँ पे 1/1 - x। तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, x की जगह 1/1 - x पुट करोगे तो देखो यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा, और यहाँ पे x की जगह 1/1 - x पुट करोगे तो ये x में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 1/1 - x पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, f of 1/1 - x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f x। अगर आप यहाँ पुट करोगे 1/1 - x तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब राइट साइड में भी अपने को ये करना पड़ेगा, जहां x है वहां पे 1/1 - x पुट करना पड़ेगा। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1 - 2/1 - x, और ये आ जाएगा 1/1 - x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/1 - x। उसके बाद में हमें दिख रहा है कि ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आप इन दोनों से fx निकाल सकते हो सबट्रैक्ट करके। तो 1 माइनस, सॉरी, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे शायद कुछ कांस्टेंट की मिस्टेक करी है, क्योंकि सबट्रैक्ट करने से तो दोनों ही वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर निकलेगा क्या। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा। बट तुम्हें आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अपन x की जगह 1 ये जब इंटरचेंज करके पुट करते हैं तो जो इक्वेशन बनती है उन दोनों इक्वेशन से तुम fx निकाल सकते हो, फिर उसके डेरिवेटिव पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार मैं ये चेक कर लूंगा, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, और उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल रूल में देखा कि x और y की वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं, पैटर्न बनता है। नेक्स्ट हमने देखा स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल। तीसरा हमने देखा एक दूसरे में ऐसे हम चेंज करके दो इक्वेशन बना के फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पीरियड ऑफ द फंक्शन। फंक्शनल रूल का एक्सप्रेशन फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए भी काम में आता है। छोटा क्वेश्चन जो आएगा कि फंक्शन का पीरियड बताओ कितना होगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा पीरियड ऑफ द फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मैंने पीरियड की प्रॉपर्टी फ्रैक्शन पार्ट में यूज करके उसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को किया था सॉल्व। तो अब हमें यहाँ पे सपोज पीरियड ऑफ फंक्शन निकालना है, तो हमें पता है पीरियड की प्रॉपर्टी f of x plus t equal to fx होता है, तो t पीरियड होता है। तो इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा, 2 आप खुद से कर लेना। उस तरह से क्वेश्चन में एक्सप्रेशन लिखा हो सकता है। जे एडवांस में क्या होता है, क्वेश्चन में इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा होता है, उससे आप उसका पीरियड बता सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन एक्सप्रेशन होता है कि अगर f of x plus इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इस फंक्शन का पीरियड हमेशा 2a होता है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो काफी इजी होता है। आप क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे x plus a। तो अब इसका बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या होता है, जो भी इस तरह से फंक्शन रूल दिया होता है f of x plus a, या जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये वाला है, जैसे ये दिया, तो अगर हमें इसके पीरियड निकालने होते हैं क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है जिसमें बहुत हायर और लोअर वैल्यूज हैं, लोअर और अपर लिमिट में, तो पीरियड की प्रॉपर्टी का यूज आता है। वैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें इवेंचुअली आपको पीरियड निकालना ही पड़ता है। तो पीरियड निकालने का तरीका ये होता है, हम क्या करते हैं, x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे आपका सेम एक्सप्रेशन में से एक वैल्यू रिपीट हो जाए। मैंने x की जगह x plus a इसलिए पुट किया क्योंकि जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा f of x plus a, और यहाँ पे क्या आएगा f of x plus 2। तो हम क्या करते हैं, एक x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे इन दोनों में से एक एक्सप्रेशन रिपीट हो जाए। जैसे f of x plus a देखोगे तो ये यहाँ पे भी था फर्स्ट इक्वेशन में, और f of x plus a जो है सेकंड इक्वेशन में फिर से रिपीट हो जाता है। दिस इज द थॉट प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, एक बार ही पुट करना पड़ता है, कई बार आपको 2 बार पुट करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मोस्टली केसेस में एक बार ही में हो जाता है, कई बार 2 बार करना पड़ता है। एक बार करोगे तो नहीं होगा, फिर एक बार आपको और करना पड़ेगा। तो उसके केस में हमेशा थॉट प्रोसेस ये कि यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये वाला एक्सप्रेशन वापस यहाँ जनरेट हो जाए। फिर उसके बाद में जो 2 इक्वेशंस होती है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें जो कॉमन वैल्यू जनरेट होती है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, 1 में से 2 सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा f of x minus f of x plus 2a इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ जाएगा f of x इक्वल टू x of x plus 2a। तो इससे अपने को पीरियड पता लग जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2। ऐसे अपन इसका पीरियड निकाल सकते हैं। अब जैसे अपने को ये दिया हुआ है, इसका पीरियड बताना है क्या होगा, तो क्वेश्चन में क्या ये ऐसे दिया होता है 2 minus x इक्वल टू 2 plus x 4 minus x इक्वल टू 4 plus x, पीरियड बताओ क्या होगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x या तो हम fx जनरेट करें, क्योंकि पीरियड तो अपन तभी बता सकते हैं जब f of x इक्वल टू f of x plus t होगा। तो एक तो थॉट प्रोसेस ये होता है कि वापस से या तो आप ये जनरेट करो, जैसे मैंने ये जनरेट किया और कैंसिल किया। दूसरा है कि यहाँ पे fx जनरेट करने की मैं कोशिश करूं। एक बार मेरा fx जनरेट हो जाएगा तभी मैं f of x इक्वल टू f of x plus t की टर्म्स में आसानी से सोच पाऊंगा। तो मैं इस तरह से भी स्टार्ट कर सकता हूं कि मैं क्या करूं, x की जगह पुट कर देता हूं, दैट इज सपोज यहाँ पे वैल्यू मेरे को x चाहिए यहाँ पे, तो मैं 2 minus x इक्वल टू x के हिसाब से अगर सोचूंगा तो x नहीं मिलेगा तो माइनस x मिल सकता है, लेकिन यहाँ मिल सकता है, यहाँ कर सकता हूँ। अगर मैं x की जगह पुट कर दूं x minus 2, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि f of x जनरेट हो जाएगा। मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसमें चल जाएगा, राइट में, तो fx आ जाएगा, और यहाँ पे x minus 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 minus x minus 2, तो कितना आ जाएगा 4 minus x आ जाएगा। देखो यार, अब अपने को देखो क्वेश्चन में दिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, f of 4 minus x कितना है, f of 4 plus x के बराबर है। तो यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो f of 4 plus x इक्वल टू fx। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा इसका पीरियड कितना आएगा,
ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे ये। अब इसमें पीरियड निकालना है, तो अब ये देखो उस तरह की इक्वेशन है जैसे ये वाली थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह x+4 पुट कर देते हैं पहले, क्योंकि मुझे पता है कि f(x+4) या f(x-4) ही इस इक्वेशन में जनरेट करना है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे और एलिमिनेट करेंगे। ऐसे करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की जगह x+4 पुट कर देता हूं, ताकि फिर से एटलीस्ट x+4 तो जनरेट हो जाए। तो यहाँ तो x+8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, और यहाँ पे f(x+4) आ जाएगा। तो मुझे इससे फायदा ये हुआ कि जो f(x) था वो यहाँ पे भी है, f(x+4) यहाँ पे भी है, तो मैंने दो वापस जनरेट कर ली। इससे अपना ये फायदा होगा। तो अब हमारी ये जो अगर इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं यही करता हूँ, जो मैंने जनरेट किए हैं वापस उसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे होंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो fx भी कैंसिल, f(x+4) भी कैंसिल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूंगा। तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आएगा, f(x+8) प्लस f(x-4) इक्वल टू 0। ये आएगा। हाँ, तो अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन देखो ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट 0 लिखा हुआ है। तो मैं f(x) प्लस f(x+a) बना लूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, x की जगह पुट कर देता हूं x+4। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे f(x) आ जाएगा, और यहाँ पे f(x+12) आ जाएगा। ये आएगा, तो ये आ जाएगा f(x+12), और ये आ जाएगा fx इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को पीरियड पता है 2a होता है, तो क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा 24। तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो फंक्शनल रूल का जो नेक्स्ट यूज आता है, पीरियड ऑफ फंक्शन निकालने में आता है। 2 क्वेश्चन मैंने और दिए हुए, ये भी कर लेना। ये 3-4 टाइप के कॉमन फंक्शनल एक्सप्रेशन है, और मोस्टली इसी टाइप के एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं पीरियड निकालने के लिए। और इस पीरियड को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, तो वहां पे मैं ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज करूंगा और वहां लिखूंगा किसका पीरियड इतना होता है। तो तुम्हें निकालना आना चाहिए कि किसका पीरियड हम निकालते कैसे। फंक्शनल रूल का नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है। इसके बाद में इसका जो लास्ट एप्लीकेशन है अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक एप्लीकेशन लिमिटेड रूल में भी आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी टू सॉल्व ए फंक्शनल रूल क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे जेईई एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पीरियड ऑफ द फंक्शन को लेके तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन किसका पीरियड बताओ क्या होगा, इस टाइप से। बाकी जो स्टैंडर्ड फंक्शन रूल है वो अपने को पता होने चाहिए। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की कंडीशन कि f' को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, मोस्टली लिखा हुआ होता है। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आएगा या जेईई मेन में आता है कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जनरली हमेशा क्या लिखा हुआ होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल फंक्शन टर्म यूज किया हुआ है। और अगर आपको ऐसे कोई फंक्शनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दिया या उन्होंने क्वेश्चन में लिखना मिस कर दिया, बट फर्क नहीं पड़ता है। वैसे क्वेश्चंस में हमेशा जनरली लिखते हैं कि वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो वो हिंट है क्वेश्चन के अंदर, वो चाहता है कि आप इसको यूज करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या आप यूज करो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हिंट होते हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको कोई फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है तो। दिस इज द हिंट टू स्टार्ट द क्वेश्चन। दूसरी चीज, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी में जो एलएचडी और आरएचडी होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है x+h और यहाँ लिखा हुआ है x, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या होता है, h, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें f' को हमने फंक्शन की वैल्यू से रिलेट किया। तो एक बच्चे ने शायद मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैसेज किया था ग्रुप के ऊपर, तो उसने बोला था सर पार्ट सी में क्या होगा, पार्ट सी करके कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि आपको ये वैल्यू बतानी थी f(x+2 माइनस f(x), ये वैल्यू बतानी थी, और पार्ट सी में कुछ ऐसा ऑप्शन था, दिस इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, दिस इज स्मॉलर देन सम वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चन था। उसमें मेरे ख्याल से fx जो था x cos 1/x था, ऐसे कुछ था, या cos 1/x था। तो उसमें अपने को ये बताना था क्या वैल्यू। हमेशा ध्यान रखेंगे फंक्शनल में दो वैल्यूज का डिफरेंस निकाल रहे हैं, और उन दोनों वैल्यूज के डिफरेंस में हमेशा आप नोटिस करेंगे दिस माइनस दिस। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 2। और अगर मैं इसी के डिफरेंसेस को डिवाइड करूं तो वो आपका f' जनरेट कर सकता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। बट वो जो डिफरेंस है वो अगर अप्रोचिंग टू 0 है तो वो f' के बराबर है। बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो आता है डिफरेंस, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी सेम ही चीज होती है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, f' इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ऊपर जो डिफरेंस है नीचे जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे भी वही है, ऊपर जो डिफरेंस है नीचे जो डिफरेंस है सेम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन में नोटिस करो ये चीज, x और y का डिफरेंस। तो ये चाहता है कि तुम ये रूल यूज करो डिफरेंशिएबिलिटी का। दिस इज द बेसिक आइडिया। और ऐसे वाले क्वेश्चन में मोस्ट लिखा होता है फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, व्हिच इज अ वेरी कॉमन थिंग टू राइट इन द क्वेश्चंस ऑफ लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(0) अपने को 1 दिया हुआ है, तो मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि इसका डिफरेंस मुझे याद दिख रहा है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, x - y के होल स्क्वायर का मॉड। कई बार x - y का
पावर 3/2 लिख देते हैं। 3-4 बार क्वेश्चन आए हैं, 2 बार तो जेईई में और जेईई स्क्रीनिंग या एडवांस में 1-2 बार इस पे क्वेश्चन पहले भी आया। तो ये हिट होता है तो आप क्या यूज करेंगे, इसमें ये चीज यूज करेंगे। ये चीज यूज करने का मतलब आपको f of x plus h minus fx जनरेट करना है। मैं राइट हैंड डेरिवेटिव जनरेट करता हूं, आप चाहो तो ये भी जनरेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इससे यूज करता हूं और ऐसे वाले क्वेश्चंस में कंडीशन ये होती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ होता है, इसलिए हम इसके डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, x की जगह x plus h पुट कर देंगे, y की जगह h, ताकि हम ये जो डिफरेंस है ये जनरेट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस जनरेट कर लिया, ये आपको समझ में आ गया, ये वाला डिफरेंस जनरेट कर लिया। अब हमें पता है हम इससे इसका डेरिवेटिव जनरेट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं डेरिवेटिव कैसे जनरेट कर सकता हूँ, डिवीजन में h होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों तरफ h से डिवाइड करूंगा। h से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि मॉड है, तो मैं मॉड h से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको मॉड h से डिवाइड कर दिया। अब ये वाली जो चीज है इसको मैं डेरिवेटिव में चेंज कर सकता हूँ अगर मैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 कर दूं। तो यहाँ पे मॉड h है, यहाँ मॉड h स्क्वायर है, तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर सिर्फ मॉड h बचेगा। अब मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट में लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा f डैश x और ये आ जाएगा 0। तो मुझे दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर नहीं। तो अब हमें पता है किसी का भी मैग्नीट्यूड लेस देन 0 तो होता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू 0 ही होगा मॉड। तो अगर मॉड इक्वल टू 0 होगा तो मतलब f डैश x इक्वल टू 0 होगा, तो इससे अपने को पता लग जाएगा फंक्शन fx क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। हम ये चीज बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा नोटिस करना, कहीं पे भी ऑप्शन में दिया हुआ कोई सा भी क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज दिया हुआ है फंक्शन का, और उनका जो डिफरेंस है अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप उससे डिवाइड करके एलएमवीटी में भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर आप h पुट कर देते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो एलएमवीटी को यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में यही होता है, डिफरेंस जो है नीचे आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यही चीज हम आगे भी यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है ये, अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन रूल ये है जो अभी तक हमने पढ़े। अब इससे हमें फंक्शन निकालना है और देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर अपने को ये दिया हुआ है तो मुझे पता है इस फंक्शन रूल को अगर अपने को यूज करना है तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करके f डैश x लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस चीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। अब ऐसे वाले फंक्शन रूल में अपन क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, f of x plus h। आप जैसे ही ये जनरेट करोगे ना, ये एक्सप्रेशन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है, क्वेश्चन बनाया ऐसे जाता है। तो x plus h कैसे जनरेट करोगे, यहाँ पे अगर मैं y को h पुट करता हूं तो मेरे को दिख रहा है f of x plus h जनरेट हो रहा है, तो मैं ये करूंगा, ये जनरेट हो गया। अब जनरेट तो हम जनरली यही करते हैं, लेकिन अगर f of x plus h minus fx जनरेट हो जाए, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर बाई चांस जनरेट हो जाए तो हम ये जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू पुट करनी, तो मुझे दिख रहा है इसको अगर यहाँ ले जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही जनरेट हो जाएगा। थॉट प्रोसेस यहीं तक होता है, ये जनरेट करते हैं और इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको उठा के आप यहाँ पुट कर दो। दिस इज हाउ यू स्टार्ट द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि माइनस fx है तो उसी को जनरेट कर लो और फिर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उठा के पुट कर दो। तो अब हम यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इधर, तो अब ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा, उससे हमने इसका डेरिवेटिव जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है लिमिट का हो गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जैसे दिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx by x इक्वल टू 1। अब इसका कैसे यूज आता है, अगर ऐसे कभी भी आपको दिया हुआ है, देखो x अप्रोचिंग टू 0 का मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब 0/0 फॉर्म होगी। तो मोस्टली f ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसे केस में आप हमेशा फंक्शन रूल को, जो मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, सबसे पहला वाला फंक्शन रूल, कि आप x और y की वैल्यू पुट करके चेक करो कि क्या वैल्यूज आ रही है। तो उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी फंक्शन रूल दिया होता है उसके अंदर हमेशा x की वैल्यू एक तो पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू 0, और उससे हमेशा फंक्शन की वैल्यू निकाला करेंगे, हमेशा देखेंगे क्या है। तो इससे हमेशा f ऑफ 0 ही जनरेट होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। तो इससे अपने को मिल जाएगा कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा हम बता सकते हैं फंक्शनल रूल से। इसके अलावा मैं हमेशा क्या चेक करता हूं, x की वैल्यू पुट करके, या तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट आई जस्ट चेक दीस 2-3 वैल्यूज हमेशा। इसके अलावा मैं हमेशा इसमें चेक करता हूं x, तो मैं x पुट करता हूं, y की जगह मैं माइनस x पुट कर देता हूं। तो मैं f ऑफ माइनस x को भी चेक करता हूं, क्या पता वो fx के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन हो जाता है, अगर माइनस fx आ जाता है तो ऑड हो जाता है। तो ये भी आपको हमेशा चेक करना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में यूज आ जाए। जब कोई भी चीज यूज नहीं आती है, कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। ये तो आपको करना ही है, ये तो मैंने बताया। इसके अलावा हमेशा ये वैल्यूज को चेक करनी होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने बनाया, तो अब देखो f ऑफ 0 0 आ रहा है, तो देखो ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एल ऑर्बिटल से डेरिवेटिव ले लूंगा, तो ऊपर आएगा f डैश x, नीचे 1, तो ये f डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी, यही आ रही वैल्यू। और यहाँ पे आप देखो fh बाय h है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, उसको अगर सेपरेट करोगे तो 1 आएगा, इसको आप यहाँ पे भी सेपरेट कर सकते हो। इसको मैंने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करके फायदा क्या हुआ कि इसकी लिमिट तो अपने को पता है, ये वैल्यू कितनी है, दिस इज नथिंग बट 1 h अप्रोचिंग टू 0, ये 1 है। और ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, h से h कैंसिल, h स्क्वायर से h कैंसिल, तो अपने को दिख रहा है x स्क्वायर प्लस xh बचेगा, h अप्रोचिंग टू 0 पे वैल्यू x स्क्वायर आएगी, और ये वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा f डैश x।
अब आपसे f'3 पूछा है तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो f'3 आ जाएगा। अगर आपको बोला है कि फंक्शन निकालो तो आप क्या करोगे, इसको dy/dx पुट कर दोगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, फंक्शन आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये पूछा गया है तो आप ये कर दोगे, y इंटीग्रेशन में आएगा 1 + x² dx। और हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन हमेशा एक इवन फंक्शन है, ये भी बोल सकते हैं हम। तो ये सब चीजें हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या बताइए, एक तो ये f(x + h) जनरेट करना, दूसरी चीज मैंने बताई है वैल्यूज पुट करके हमेशा वैल्यूज निकालना। और ऐसे वाले केस में ये जो दिया होगा इसका डेफिनेटली यहाँ पे ये जो लिमिट बनेगी इसमें यूज जरूर आएगा। तो ये मैंने 3 चीजें आपको बताई है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी और क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी मैं सेम ही चीज अप्लाई करूंगा, तो जिसको नहीं समझ में आ रही है भी और समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि स्टेप बाय स्टेप क्या ध्यान रखना होता है। अगर ये स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल के कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे सॉल्व। हमेशा जो भी फंक्शनल रूल दिया हुआ है तो उसमें हमेशा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 इस तरह से पुट करके फंक्शन की कुछ पॉइंट्स पे अगर आप वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो जरूर डिफाइन करिए। नेक्स्ट स्टेप जो चीज है आप हमेशा चेक कर सकते हैं y को -x पुट करके। ये y को -x पुट करके जब चेक करेंगे तो उससे आपको जो पता लग सकता है फंक्शन के बारे में, जरूरी नहीं है कि हमेशा पता लगेगा, कुछ क्वेश्चन में पता लग सकता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके केस में आपको ये पता लग सकता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, वो चीज आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज तो हमेशा पुट करके चेक करनी होती है। दूसरी चीज क्या होती है, जब भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएबल फंक्शन, विच इज ए वेरी कॉमन थिंग टू गिवन इन दैट क्वेश्चन, तो जब ये दिया हुआ है तो इसका हिंट ये है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल या बेसिक प्रिंसिपल होता है लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव से फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकता हूं डिफाइन। इसमें हम हमेशा सबसे पहले जो f(x + h) है वो जनरेट करते हैं फंक्शनल रूल से। तो इसमें हम f(x + h) जनरेट करेंगे। इसको जनरेट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की जगह h पुट करेंगे ताकि f(x + h) जनरेट हो जाए। और ये वैल्यू जो है आप उठा के यहाँ पुट कर दो, तो f(x, f(h), x²h, x(h²) ये पुट कर दो, या फिर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊं, जो आंसर आएगा उसको पुट कर दूं, एक ही बात। फिर यहाँ पे आपकी जो भी लिमिट जनरेट होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f(x/x) = 1। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ हो सकता था, क्वेश्चन में f'01 भी लिखा हुआ हो सकता था। जो भी लिखा हुआ होगा उस तरह का जो एक्सप्रेशन है लिमिट का यहाँ पे जनरेट होगा fh। जैसे अगर अपने को f'0 = 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ होता तो वो भी हम सोच सकते थे कि यहाँ पे ये वैल्यू है, क्योंकि नोटिस करो, तो ध्यान रखिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना एक्स्ट्रा, ये हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जनरेट होगी। कहाँ जनरेट होगी, यहाँ पे जहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे उसमें fh आएगा और अपॉन h वहां पे ये लिमिट में जनरेट होगा ही होगा, हमेशा होगा। तो उसके लिए हमेशा बेसिक चीज ध्यान रखेंगे। जैसे मैं f'0 की बात करता हूँ, काफी कॉमन क्वेश्चन में f'0 ही जनरेट होता है। तो f'0 को हम इस रूल से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(0 + h - f(0/h) ये लिख सकते हैं अपन। तो ये चीज जनरेट होते हुए दिखेगी, मतलब fh/h, देखो दिख रहा है fh/h, और f(0) 0 होगा, आप चेक कर सकते हैं, इसीलिए हम ये चेक करते हैं कि ये 0 है या नहीं है। तो अगर ये 0 है तब हम बोल सकते हैं कि ये fh/h लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है सो दिस इज नथिंग बट f'0, जिसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है तो वेरी गुड, ऐसे दिया हुआ है तो भी वेरी गुड, दोनों तरह से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दूसरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, तो उससे f'(x) का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे f'3 पुट किया है, 3 निकाल दिया, fx पूछा होता तो इंटीग्रेट करके आगे सॉल्व कर देते। ये है पहला मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तो आपको हमेशा करना है। दूसरा तरीका और होता है फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो आप डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन 2 वेरिएबल के टर्म्स में होती है तो आप एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं y को कांस्टेंट मानते हुए, और आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से किया जा सकता है। वो फंक्शनल इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी चीज काम आ रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट मानते हुए, और ये जो फंक्शनल एक्सप्रेशन होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं। जैसे देखो y की जगह अगर आप x पुट कर दोगे तो आपको सेम ही एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगा, y और x इंटरचेंज करोगे तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मान के, या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मान के, कोई चेंज तो आने वाला है। तो आप एक के रेस्पेक्ट में करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए। तो मैंने क्या किया, y को कांस्टेंट माना है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f'(x + y), x + y का डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव 0, क्योंकि y कांस्टेंट है, ये 1 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, f'(x) आएगा, fy कांस्टेंट है क्योंकि y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव x² आएगा क्योंकि 2xy आएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिर्फ y² आएगा क्योंकि x ही वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। तो ये हम हमेशा लिख लेंगे। उसके बाद का क्या स्टेप है, तो ये सेकंड मेथड है, ध्यान रखिए, दिस इज द मेथड नंबर 2। अब हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है, हमें निकालना है फंक्शन। तो अब आप जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या पुट करनी होती है, 0। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा कि 0 पुट करना पड़ेगा, कभी 1, मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 पुट करने से देखो होगा क्या। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा f'(y) = f'(0 + y²। तो यहां से क्या बन जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी f। तो f'(y) है, f'(0) क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को 1,
तो यहां से आएगा एफ डैश वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा। ये तो हमें जो वैल्यू निकाली थी मैं वो लिख लिया क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं तो ये आएगा एफ डैश वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, क्योंकि हम इसको एफ डैश वाई अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो देख सकते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से भी वही इक्वेशन बने, यहाँ से भी, दोनों से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपको क्लियर हो गया। दीज आर द टू मेथड्स व्हिच वी अप्लाई टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फंक्शनल रूल के, दोनों से सॉल्व करने की देखना, एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल्स, उसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी फंक्शनल रूल आता है दोनों से करके देखना। आप एक बार थोड़े क्वेश्चन दोनों से करोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सा इजियर है। और जो सेकंड मेथड है वो कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता, कई बार हम फंस भी जाते हैं, इसीलिए ये वाला मेथड भी पढ़ना जरूरी होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहली चीज में क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर सकता हूँ। वाई की जगह एच पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको एच पुट किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1, यही आएगा। अब देखो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पर फोकस करो, जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो है ये 2xh अपॉन h, ये तो अपना एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2x है। अब जो बाकी है उसको नोटिस करो, रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो है ये एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, ये वैल्यू बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए h अप्रोचिंग टू 0 पे, तो नीचे वाली चीज 0 है तो ऊपर वाली चीज भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। h अप्रोचिंग टू 0 का मतलब f ऑफ 0 1 होना चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म आएगी। तो उसके लिए आप क्या करो, f ऑफ 0 यहाँ से निकाल के देखो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था वो वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो x को भी 0 पुट कर दो, y को भी 0 पुट कर दो, देखो f ऑफ 0 आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में f ऑफ 0 आएगा, राइट में 2f ऑफ 0 आएगा माइनस 1। तो आप यहाँ से नोटिस करो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय h। सो दिस इज नथिंग बट f डैश 0, यही लिखा हुआ है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन ये क्या हो गया, f डैश 0, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सेपरेट कर दिया, अभी आपको क्लियर हो गया। तो ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ 0। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आ जाएगा f डैश 0 प्लस 2x। तो ये वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या f डैश 0 दिया होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, उससे आपका ये आ गया, और फिर आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल सकते हो। जैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो हो गया ये, इसको यूज किया क्योंकि ये इजी है जनरेट करना, अपने को दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा तरीका है दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, उससे भी वही इक्वेशन बनेगी। एक क्वेश्चन में मैं और करके बता देता हूं, जैसे यहाँ पे किया। तो मैंने अगर डिफरेंशिएट किया x के टर्म्स में तो क्या आएगा, f डैश x प्लस y, राइट में आएगा f डैश x, और क्या आएगा f ऑफ y, तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। 2xy का क्या आएगा 2y। अब मैंने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में करोगे जनरली उसी को 0 पुट करना होता है, तो x को 0 पुट करके देखो तो क्या आएगा, f डैश y इक्वल टू f डैश 0 प्लस 2y। देखो वही आ रहा है एक्सप्रेशन, ये देखो ये रहा। तो जो सब सिंपल इक्वेशंस होती है ना उसको डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएट करके भी तुम सीधे इक्वेशन बना सकते हो, इतना लिखना नहीं पड़ता। लेकिन जब ये मेथड कई बार काम नहीं करता, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको बेसिक इसी पे जाना पड़ेगा, इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है, अपने को निकालना है f ऑफ 2 निकालना है। अब ऐसे कुछ भी दे सकता है, ये इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन आईआईटी में भी आ सकता है, कैसा भी दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन का सोचता हूं, मुझे दिख रहा है इजी है क्योंकि एडिशन में है, एडिशन में तो डिफरेंशिएशन इजी होता है। तो मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y को मान लेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट में आएगा f डैश x प्लस y बाय 2, और x प्लस y बाय 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। राइट में क्या आएगा, f डैश x, fy का डेरिवेटिव कांस्टेंट, ये फिर भी 2 आएगा। तो आप नोटिस करो ये यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है अपना, ये एक्सप्रेशन बन गया। तो अब मैं क्या करूं, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जनरली उसी की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो आप x को 0 पुट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, f डैश y बाय 2 इज इक्वल टू f डैश 0, यही आएगा। अब y की जगह भी मैं 2x पुट कर देता हूं, क्योंकि मेरे को x चाहिए, x की टर्म में हम सोचते हैं इजीली है। तो जैसे मैंने x को 0 पुट किया, वहां पे y की जगह 2x भी पुट कर दो, ताकि यहाँ पे आ जाएगा 2x बाय 2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, f डैश x इक्वल टू f डैश 0। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है f डैश 0 इज -1, तो अपने को पता लगा f डैश x इक्वल टू -x, तो fx क्या आएगा, -x प्लस c। उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो, अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, c आ जाएगा, फिर f ऑफ 2 निकाल लो, आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, x प्लस 3y बाय 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है, सिंपली डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते। आप इसको f ऑफ x प्लस h वाले से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस fx जनरेट करना है। तो वो क्या है, थोड़ा टीडियस हो जाएगा। अगर वैसे करने का सोचेंगे तो क्या आएगा, तो मुझे ये दिख रहा है f ऑफ x प्लस y बाय 2 इक्वल टू fx प्लस fy बाय 2। तो मुझे ये दिख रहा है कि मुझे f ऑफ x प्लस h जनरेट करना है। तो f ऑफ x प्लस h कैसे करें, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें x की जगह 2x पुट कर दूं और y की जगह 2h, ताकि क्या हो, 2x और 2h में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ x प्लस h आ जाएगा। तो इससे मेरा f ऑफ x प्लस h जनरेट हो जाएगा, होगा नहीं होगा।
राइट में क्या आएगा, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h बाय 2। अब जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करते हैं तो दोनों तरफ माइनस एफ एक्स अपॉन एच कर दो, लिमिट लगाओगे उससे भी वही आंसर जनरेट होगा। तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन रूल। ये काफी अच्छा फंक्शनल रूल है अगर हम इसको देखेंगे। प्रीवियस वाले में मैंने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि देखो वैल्यू दी हुई है, जब दी हुई है तो क्यों निकालना, नहीं तो हमेशा जो भी फंक्शन रूल होता है उसमें वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। जैसे देखो x = 0 y = 0 पे वैल्यू नहीं दी हुई, मोस्टली ये लिखा हुआ है fx/x = 1, तो ये f' 0 ही दिया हुआ अपने को, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब 0/0 फॉर्म होगी। तो ये 99% f' 0 ही दिया हुआ है अपने को, हमने 2 दिया हुआ। तो ये है अपना यहाँ पे। अब ये वाला जो फंक्शन रूल है इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें अगर x को 0 पुट करोगे y को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2f of 0 = f of 0। तो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं 2f of 0 = f of 0 आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे पता लग रहा है f of 0 की वैल्यू 0 है। एक तो ये पता लग गया। अब इस फंक्शन रूल में अगर मैं x की जगह -x पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, तो f of x प्लस f of -x, राइट में क्या आएगा 0। तो अपने को ये पता लग गया कि ये एक ऑड फंक्शन का है, इसके बारे में अपने को ये पता लग गया, दिस इज नथिंग बट एन ऑड फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को यहाँ पे पता लगी इसके बारे में। अब अगर सपोज मेरे को इसका वो निकालना है, दैट इज डेरिवेटिव से फंक्शन निकालना है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ f of x plus h minus fx। तो मुझे पता है f of x plus h minus fx कैसे जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं x की जगह x plus h पुट कर दूं तो यहाँ पे x plus h तो अपने को चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ y की जगह -x पुट कर दूं, क्योंकि f of -x आएगा जिसको मैं -fx पुट कर दूंगा तो f of x plus h minus fx ये जो लेफ्ट में है जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम न्यूमरेटर वाले को कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से राइट साइड में जो वैल्यू है उससे x की जगह x plus h, y की जगह -x, फॉर्म में क्या आएगा -x, x की जगह x plus h और यहाँ पे आएगा -x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्लियर है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आएगा राइट में, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of h अपॉन में क्या आएगा 1 plus x² plus hx, ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन h। तो अभी h अप्रोचिंग टू 0 पे ये f 0/0 हो गया, तो ये वैसे ही हो गया। लेकिन अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है तो हम इसी से डिवाइड करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी उस वैल्यू को हम 1 लिखेंगे। ये सब तुमको पता ही होगा, जैसे sin x x1 होता है, sin 2x x1 होता है अगर x अप्रोचिंग टू 0। इस लिमिट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, ये मैं तुम्हें लिमिट्स बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास में, तो तुम्हें बताऊंगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx जो है उसको मैं 2x भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो उसको आप 2 टाइम्स दैट वैल्यू लिख सकते हो, इट कुड बी एनी वैल्यू। तो अगर वो वैल्यू मैं ये ले लूं तो शॉर्ट में f of 0 ये लिखा हुआ है, वो उसको हम 2 टाइम्स 0 लिख सकते हैं। तो ये मेरे को जैसे ही दिखा मैं इसको न्यूमरेटर में डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स h अपॉन 1 plus x² plus hx, और नीचे ऑलरेडी h है तो उसे कैंसिल हो जाएगा। अब h अप्रोचिंग टू 0 करोगे तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट ये आ जाएगा f' इक्वल टू 2 अपॉन 1 plus x²। तो fx आ जाएगा अपना दोनों तरफ इंटीग्रेट करके 2 tan इनवर्स x plus c। अब c कैसे निकालेंगे, f of 0 0 है तो उससे c आ जाएगा 0, इसीलिए f of 0 देखो यहाँ पे भी काम आ गया, fx अपना ये आ जाएगा। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द मेथड व्हिच वी कैन यूज, इट्स इंपॉर्टेंट। ये इवन ऑड वाला मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा था, इसलिए ये भी अपने को देख लेना चाहिए। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट करके, आप वैसे करके देखिएगा कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, उससे भी सेम एक्सप्रेशन बनेगा, ये ध्यान रखना। आप चेक करके देख सकते हैं, एक बार खुद से चेक करिएगा, मैं वो मेथड वापस यहाँ अप्लाई करके नहीं बताता। अब हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है f of x y, अब हमने ये पढ़ा, ये दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of x plus h minus fx by h, ये पढ़ा हमने। अब सर यहाँ पे तो x मल्टीप्लाइड बाय y है, बहुत डिफिकल्ट चीज लिखी हुई है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम x plus h जनरेट करते हैं, राइट। तो कभी भी ध्यान रखना, ये जैसे x और y का प्रोडक्ट है, इसमें x plus h कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप x y को ही x plus h पुट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y की वो वैल्यू निकाल रहा हूं जिसके लिए x y को अगर मैं x plus h में जनरेट करूं तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, वो आएगा 1 plus h by x। मैं यहाँ पे ये करूंगा, मैं ये करूंगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं y की जगह पुट कर दूं 1 plus h by x, तो मेरा लेफ्ट में मुझे मिल जाएगा f of x plus h, जो मुझे चाहिए, जो मुझे वो जनरेट करना है। तो ये करूंगा मैं क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे कि मैं इसकी जगह यहाँ ये पुट करूंगा। तो अब मैंने जैसे ही इसको ये पुट किया तो अब राइट साइड से जो एक्सप्रेशन आएगा वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अपॉन में h, वैसे मैं इसको सॉल्व करने का सोचूंगा। तो देखो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो भी एक्सप्रेशन बनता है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, घबराने की जरूरत नहीं होती, वो सॉल्व सारे हो जाते हैं। तो x y की जगह तो आएगा x plus h, तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर में क्या आएगा x plus h
y x की जगह x आएगा, y की जगह क्या आएगा 1 प्लस h बाय x। तो ये तो e की पावर में आ गया। फिर ब्रैकेट आएगा e की पावर y क्या हमारा 1 प्लस h बाय x, तो आएगा 1 प्लस h बाय x। फिर आएगा fx, फिर y की जगह e की पावर x आएगा, यहाँ आएगा f ऑफ 1 प्लस h बाय x अपॉन में आएगा h, यही वैल्यू आएगी। नहीं, ये तो आया f ऑफ x प्लस h, इसमें से हम क्या करेंगे fx सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन बन गया। अब अपने को इसमें टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अब देखो, जो भी आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है उसको नोटिस करना है। यहाँ क्या दिया हुआ है f डैश 1। f डैश 1 को अगर मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे पता है एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय h। ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरेट होना चाहिए इस लिमिट के अंदर 100%, क्योंकि मैं उसी को f डैश 1 पुट करूंगा। यही मैंने बताया, जो भी डेरिवेटिव दिया हुआ तो इसलिए दिया होता है क्योंकि वो इस एक्सप्रेशन में जनरेट होगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में नोटिस करो f ऑफ 1 प्लस समथिंग कहां लिखा है, ये रहा, देखो f ऑफ 1 प्लस समथिंग दिख रहा है आपको, और वो जो समथिंग है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है 0 को अप्रोच, ये दिख रहा है। अब अपने को चाहिए सिर्फ f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 1 निकाल लो भाई, x और y को 1 पुट करके देखो f ऑफ 1 आ रहा है यहाँ से, तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और y की जगह 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। तो लेफ्ट में आएगा f ऑफ 1, राइट में क्या आएगा e की पावर 1 माइनस 1 माइनस 1, e की पावर माइनस 1, तो ये 1 अपॉन e आएगा, ये e आएगा f ऑफ 1, e आएगा f ऑफ 1, तो ये आएगा 2e टाइम्स ऑफ f ऑफ 1, ये आएगा e से e कट जाएगा, तो 2f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पार्ट को सेपरेट कर दूं h के साथ, तो उसकी लिमिट तो मैं लिख सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट द लिमिट डायरेक्टली, लिख सकते हैं भाई। और इसको अपने को सेपरेट करना भी है क्योंकि बोलता तो यही है कि ये तो आपको जनरेट करना ही है। तो मैं यही करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x और x कट गया, h प्लस 1 प्लस h बाय x, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो इसके साथ तो मेरे को इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो ये भी सेपरेट होगा। इसको और h को अलग कर लो, इसको h को अलग करोगे तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, उसको लिख लो क्योंकि वो अपने को लिखना ही है, h प्लस 1 प्लस h बाय x, ये अलग कर लिया, e की पावर x अलग कर लिया, इसको से प्रोडक्ट किया, f ऑफ 1 प्लस h बाय x अलग कर दिया, अपॉन में आ गया h। ये लिमिट तो अपने को लिखनी ही है क्योंकि इसी में f डैश 1 आ सकता है। f डैश 1 के लिए चाहिए f ऑफ 1 प्लस h बाय x है, तो नीचे भी h बाय x चाहिए क्योंकि यहाँ जो h है यहाँ पे भी वही चाहिए क्योंकि ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, वो 0 वाला पार्ट तो हमने लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी के लिए मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, x से डिवाइड करके x से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट e, ये दिया आपने को, इसको e पुट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है, अब h अप्रोचिंग टू 0 यहाँ पुट करो, देखो ये क्या आएगा, ये आएगा e की पावर 1, e की पावर e की पावर x अपॉन x। तो इसकी अगर आप लिमिट निकालोगे इतने पार्ट की तो क्या आएगा, e की पावर 1 e की पावर x अपॉन x, तो ये आ गया e की पावर x प्लस 1 अपॉन x, ऐसे ही कुछ आएगा भाई, नहीं सॉरी हाँ ये आ गया e, और ये भी कितना है, ये भी e की पावर, ये लिखा हूँ माइनस वाई, यहाँ मैंने गलत किया है, माइनस वाई मतलब माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, h माइनस 1 माइनस h बाय x आएगा, ठीक है। और अगर आप h को 0 पुट करोगे तो e की माइनस 1 आएगा, और e की पावर e है, e की पावर माइनस 1 वो 1 हो जाएगा, तो e की पावर x बाय x आएगा। तो ये वाली लिमिट तो अपने को निकालनी है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया, ये तो अपने को इसी से पता लग गया क्वेश्चन में जो दिया हुआ। अब जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो अपने आप सिंप्लीफाई होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बस यही होता है। अब जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो देखो क्या है, उसको नोटिस करते हैं। तो बचा हुआ एक्सप्रेशन देखोगे तो इसमें ये टर्म बच गई, और एक ये टर्म बच गई, और एक बच गया h। तो अब आप इनको क्लब कर लो, तो अब यहाँ पे बचेगा e की पावर h माइनस 1 माइनस h बाय x, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस वो तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको अगर आप देखोगे तो आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, e की पावर में सिर्फ h आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और fx आएगा, और माइनस में fx है और अपॉन में h है। देखो e की पावर h माइनस 1 बाय h आ गया, वो तो 1 होता ही अपने को पता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये fx आ जाएगा। तो अपने को ये पता लग रहा है कि जो फंक्शन जो हमने लिखा f डैश x किसके बराबर आ रहा है, f डैश x आ रहा है e की पावर x बाय x प्लस fx। सबको समझ में आ रहा है ना भाई। अब इसकी बात सॉल्व कर लेना, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तुम ऐसे कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर पार्शियल डिफरेंशिएशन, वैसे भी करके देख लो। अब ये क्या गंदा सा एक्सप्रेशन है, तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का भी सोच सकते हो, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी तुम करके देख लेना, और नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो टेक्निक है वो हर जगह काम नहीं करती, कई बार इसमें फंस जाते हैं। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, मैंने तुम्हें स्टेप्स क्या बताया वो ध्यान रखो। मैनिपुलेशन ये है, ये मैंने पहली बात तो ये क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि तुम्हें ये पता आना चाहिए कि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें f ऑफ x प्लस h जनरेट करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x प्लस h रखो, यहाँ पे x की जगह 2x, यहाँ पे 2h रखो, यहाँ पे h रखो, तो f ऑफ x प्लस h जनरेट करना इजी है। जिसमें इजी है वो तो डायरेक्टली हो जाएगा जनरेट, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये मैंने क्वेश्चन एक तो इसलिए कराया क्योंकि x मल्टीप्लाइड बाय y अगर कभी भी है तो आप x प्लस h कैसे जनरेट करोगे? तो आप y की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस h बाय x, ऐसा आपको हमेशा करना पड़ेगा। अगर फंक्शनल रूल में डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आप इस रूल को या इस डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हो तो आपको f ऑफ x प्लस h जनरेट करना है। और अगर आपको f ऑफ x प्लस h जनरेट करना है x y से तो आप y को क्या पुट करोगे 1 प्लस h बाय x। ये आपको चीज ध्यान रखनी है और वो मैंने निकाली कैसे, इसको x प्लस h के इक्वेट कर दिया, उससे जो y आ गया वो पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये जो वैल्यू थी ये अपन को निकाल के यहाँ पुट करनी है, ये तो अपने को करना ही है, ये भी तुम्हें पता है, यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया। थर्ड स्टेप में तुम्हें लगा होगा सर ये आपने कहां से ट्रिक लगाया, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन में एक डेरिवेटिव दिया होता है, जो डेरिवेटिव दिया हुआ होता है वो डेरिवेटिव जो है आपको इसमें से अलग करना होता है और उस डेरिवेटिव को नोटिस करो। जैसे f'1 लिखा हुआ है तो बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है f'1 f of 1 plus h minus f of 1 upon h, यही होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अब ये टर्म्स आप नोटिस करो क्वेश्चन में कहा है, जो आपने एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन में मुझे दिख रहा है f के अंदर h को अगर 0 यहां पुट करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे f of 1 plus h जैसा कुछ है, बाकी ना तो यहाँ f of 1 plus h है ना यहाँ है, तो मुझे इस टर्म को सेपरेट करना है और जिस टर्म को मैं सेपरेट करूंगा उसी से f'1 जनरेट होगा, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया। इसको जब सेपरेट किया तो ये भी आ गया भाई, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में था तो ये अलग होगा, और जैसे ही अलग हुआ तो मेरे को ये एक्सप्रेशन दिखा और f of 1 plus h upon h, तो ये तो आपको पता ही होगा sin 2x upon 2x1 होता है, sin 2x upon x1 नहीं होता, तो यहाँ जो h है वही यहाँ होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे h by x है तो यहाँ पे भी h by x होना चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप सेपरेट करोगे, उसकी लिमिट अपने आप आराम से निकल जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, फिर अपने आप क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी और सॉल्व हो जाएगी। ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी हमारा यहाँ पे फंक्शन रूल खत्म हो गया है, फंक्शन रूल हम फिर से आएंगे जब हम लिबनिट्ज रूल देखेंगे इंटीग्रेशन, उसमें भी फंक्शन रूल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन पूछना है जो प्रैक्टिस सेट दिए है वो भी पूछ सकते हो 10-15 मिनट में। ये सर हाँ बोलो। सर आपने जो प्रैक्टिस सेट 2 दिया था उसमें डाउट है एक मिनट अभी सर पहले क्वेश्चन है। एक मिनट मैं क्या कह रहा था, अभी पहले इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ये हटा दूं मैं यहाँ से, ये सब तुम फिर से वापस कर लेना प्रैक्टिस, तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्वेश्चंस में दे दूंगा, क्वेश्चंस तुम कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। हाँ बोलो। सर जो पार्शियल डिफरेंशियल वाला मेथड है वो हम लोग जब अनसिमेट्रिकल रहता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई करके देखना क्या आता है। तुम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना, y को कांस्टेंट मान के, फिर जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे उसको 0 पुट करना। मैं जनरली बोला था 0 पुट करते हैं, 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली f'0 की वैल्यू दी हुई होती है, इसमें देखो f'0 नहीं दिया, इसमें किसकी वैल्यू दी हुई, f'1 की दी हुई, तो हो सकता है तुम्हें x को 1 पुट करना पड़े, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मोस्टली हम 0 या 1 पुट करते हैं क्योंकि जनरली उसी की वैल्यू दी हुई होती है, तो तुम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखना, उससे हो सकता है और इजी सॉल्व हो जाएगा। बट हर क्वेश्चन जो भी दिया जाता है ना, जो स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल नहीं है, उसको दोनों तरीके से करके देखना चाहिए ताकि तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन के फ्लॉ पता चलेंगे कि क्या पता कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा। मेरा ऑब्जर्वेशन है लग जाता है 90%, लेकिन कोई एक दो केस ऐसे आते हैं जहां पे अपन फंस जाते हैं, नहीं सॉल्व होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बट वो तुम अनसिमेट्रिकल केस में नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं ना, जब हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, फिर उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। वो होता ऐसा है कि जैसे मैंने बोला ना कि जब तुमने डेरिवेटिव लगाया और x को 0 पुट किया तो क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड दोनों अपने आप इक्वल आ जाएंगे, फिर बोलोगे सर x को 0 रख के फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। तो पहला अप्रोच क्या रहेगा? पहला अप्रोच यही रहता है कि पहला अप्रोच तुम खुद डिसाइड करोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा तुम्हें अलग से इस तरह के जो डिफरेंट फंक्शन रूल्स के, दोनों से करके देखना, और हर फंक्शन रूल में दोनों चीजें लगा के रखना। मोस्टली तो क्या एडवांस में इसी टाइप के फंक्शन रूल आएंगे, और ये जितने दिए हुए इसमें से कोई नया आएगा नहीं, बट जैसा भी आता है दोनों चीजें, एक तो हमेशा ध्यान रखना 0 1 पे वैल्यू निकालने की कोशिश करना, x को -x रखना, उसको एनालाइज करना सीखो, क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऑप्शन तो डायरेक्टली उससे सॉल्व हो जाते हैं, कई बार इक्वेशन निकालनी पड़ती है, कई बार उसको सॉल्व करना पड़ता है। दोनों तरीके से मेरे हिसाब से तुम्हें करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा, कम क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, लेकिन दोनों तरीके से करके देखो, ताकि तुम्हें अपने आप पता लगने लग जाएगा कि कौन सा इजी है। जो सिंपल सीधे लीनियर इक्वेशंस होती है ना, जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता, जैसे पहले मैंने तुम्हें कराया था ये वाला नहीं, ये देखो, ये सिंपल है, इसको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना इजी है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करोगे ना यार, इसको भी डिफरेंशिएट करना इजी है। ये इससे पहले वाला जो था इसको भी डिफरेंशिएट करना मुझे लग रहा है इजी है, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आ सकता है। डाउट है। हाँ बोलो सर, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं f0 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या चीज, क्या करो सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। वो हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स डिस्कस करूंगा, तो लिमिट्स में तुमने पढ़ा होगा लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती हैं। अगर सपोज डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस है fx अपॉन gx, और नीचे वाला फंक्शन अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना fx अपॉन x, और अगर ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये 0 को अप्रोच कर रही है, ऊपर वाली वैल्यू भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तभी वो क्या है, हम जो स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ते हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं।
हम लिमिट्स में क्या पढ़ते हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, 0/0 नहीं, अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0 होना चाहिए, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बाय अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, यही पढ़ते हैं अपन फॉर्म्स। तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो 100% ऊपर की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, नहीं तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ऊपर की वैल्यू x = 0 पे कांस्टेंट है, 0 नहीं है, तो ये आंसर 2 आ ही नहीं सकता, ये समझा रहा हूं। तो अपन को देख के थोड़ा आइडिया लगता है, बट चेक तो मैं करता हूं ना, जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया ना कि भाई f(0) 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक तो किया ना मैंने, और उससे कंफर्म हो गया, तो उससे क्या अपन ये सब चीजें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि इससे क्या अपना एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, अपने को पता है कि ऐसा दिया हुआ है तो पक्का 0 को ही अप्रोच कर रहा हूं, फिर अपन चेक कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाता है, उससे क्वेश्चन की अपनी सॉल्व करने की थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है।